गुड आफ्टरनून सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आप लोग ऑडियो सुनकर आए। ऑडियो टेलीग्राम पे डाला था ना मैंने 5 मिनट का। नहीं, अच्छा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया आप लोगों ने? ओके, नहीं किया होगा तो कर लीजिए। और हर रोज शाम को, शायद आपका अकाउंट्स का क्लास खत्म होने के पहले, हर रोज का रिवीजन ऑडियो आ जाएगा, तो वो सुनना भी आपको। एक बार क्लास होने के बाद आपको उसको सुनना है और नोट्स आपके सामने रखने हैं। करेक्ट, ये करना ही करना है और बहुत आसान है। बस प्ले बटन शुरू करना है, स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। इतना कर सकते हैं सब लोग? करेक्ट। चलिए मैं आपको एक बार रिकलेक्ट करवा दूं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। कल हम लोगों ने बैकग्राउंड में यह समझा कि ट्रस्ट की भारी कमी है मार्केट में। ट्रस्ट की भारी कमी है। लोगों को मन में डाउट है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करता होगा? मैनिपुलेशंस। यस नो? लोगों को लगता है यार पैसे का मिसयूज करता होगा, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता होगा, कुछ गड़बड़ करता होगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कॉन्सेप्ट है किसका साहब? ऑडिट का। कि बहुत सिंपल है कि कोई होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान व्यक्ति हो जो चीजों क्या करे? चेक। और चेक करके उस पर क्या दे? रिपोर्ट। यस नो? वहां से कॉन्सेप्ट आया ऑडिट का, ही हमने देखा। हमने ऑडिट की डेफिनेशन देखी। चलिए मुझे बताएंगे आप लोग। ऑडिट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। सभी एंटिटी का होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल साइज, विद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये हमने देखा था। करेक्ट। फिर हमने देखा था कि दो तरह के ऑडिट्स है। दो तरह के ऑडिट्स हमने देखे थे, अगर आपको याद आता है। कौन से दो तरह के जो एकदम पॉपुलर है? अरे मैं समझता हूं आप लोग खाना खाकर आए हो, ठीक है, लेकिन आवाज बुलंद रहनी चाहिए। दो तरह के ऑडिट देखे थे। कौन से? इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। आप मुझे बताएंगे कि इंटरनल ऑडिटर किस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करता है? सिस्टम्स पे। सिस्टम्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। और सिस्टम को ही हम लोग और टेक्निकल नाम क्या देते हैं? कंट्रोल्स। ये सिस्टम्स ही है जिसकी मदद से पूरा बिजनेस बराबर चलता है। फ्रॉड एरर्स को प्रिवेंट किया जाता है और डिटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम्स। मैनेजमेंट जैसा चाहे वैसा चलता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम्स। इसलिए सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कल बड़े प्यारे प्यारे एग्जांपल थे। बड़ी सी बड़ी तुम कंपनी देख लो, बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तुम देख लो, ठीक है, सिस्टम्स के अंदर खामी मिलती है। अगर खामी है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यू टू बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम्स। तो उसके लिए हमारे पास में कौन है? इंटरनल ऑडिटर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन सा ऑडिट है? एक्सटर्नल ऑडिट। ये देखा था हमने। फिर हमने बोला ये ऑडिट बहुत ज्यादा टेक्निकल है, स्टेप बाय स्टेप सब समझाया हुआ है कि कैसे काम करना है। कहां पे बताया हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर आप इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, इतना तो हमको पता है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में। फिर हमने बोला कि यार इससे पहले कि हम स्टैंडर्ड्स को शुरू करें, इससे पहले कि हम स्टैंडर्ड्स को शुरू करें, 60 मार्क्स, 60 मार्क के क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर बेस्ड रहेंगे। 8 चैप्टर, 13 में से 8 चैप्टर बेस्ड है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे। तो इससे पहले कि हम लोग उसमें जाएं, हम लोग का बेस सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। इट शुड बी सुपर स्ट्रांग। तो सभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को स्टडी करके, एनालाइज करके हम लोगों ने एक प्रोसेस बनाया। उसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? कोर ऑडिट प्रोसेस। कोर ऑडिट प्रोसेस हमने नाम दिया। कितने फेज थे उसमें? 5। पहला इनिशियल फेज, कॉमन सेंस है। पहले फेज को इनिशियल फेज, फिर प्लानिंग फेज, फिर एग्जीक्यूशन फेज, फिर रिपोर्टिंग फेज और आखिरी में अदर। अगर आपको याद है, जो थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, एक दिन में चीजें भूलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो वो भी हो सकता है ना। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि पहले फेज में आपको बड़ा सा ऑफिस इमेजिन करना है। यू हैव टू इमेजिन अ बिग ऑफिस, और इमेजिन करके आपको चलना है क्विकली। हमने बोला कि सीए एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है,
वी आर द बेस्ट सीए फर्म, आकर हमसे ऑडिट करवाओ, ऐसा नहीं है। माउथ पब्लिसिटी से नाम बनना चाहिए, उसके रेपुटेशन से नाम बनना चाहिए, उसके काम से नाम बनना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने देखा था क्लाइंट आता है और क्या ऑफर करता है, अरे सब बताएं, क्लाइंट आता है क्या ऑफर करता है, ऑडिट ऑफर करता है। रिसेप्शन पे उसको पूछते हैं कि दो प्री कंडीशन है, मतलब सबसे पहले की हम कुछ बात करें उसके पहले की भी कंडीशन है, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्री कंडीशन। बेटा दो प्री कंडीशन देखो फुलफिल करनी पड़ेगी। नंबर एक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तू बनाएगा। अरे भैया तू खाना बनाएगा तो मैं उसको चखूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तू बनाएगा और मैं क्या करूंगा, ऑडिट। और दूसरा, बनाने के लिए मसाले अच्छे होने चाहिए, मतलब जो बनाने के लिए आपके प्रिंसिपल्स है, और आपका जो फॉर्मेट है वो बेहतरीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या फ्रेमवर्क दुनिया में एक ही होता है, नहीं, कई प्रकार के होते हैं। कंट्री के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग क्या हो सकते हैं, फ्रेमवर्क, और इंडिया के बाहर बहुत सारे फ्रेमवर्क, और जनरली अथॉरिटीज बनाते, लेकिन जरूरी है कि अथॉरिटीज ही बनाए, नहीं। जैसे मैंने डिस्कस किया था, आप और हमने एक अग्रीमेंट साइन किया था और उसमें हमने लिखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनेंगे, तो वो भी क्या हो गया, फ्रेमवर्क। यस नो। अकाउंटिंग करने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स लगते हैं और जो फॉर्मेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो दूसरी कंडीशन थी कि फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल। बोले चिंता ही मत करो, डोंट वरी, एएस बेस्ड फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया बेटा, यू आर डूइंग एक्सलेंट। सर आप बिल्कुल, हम आपके ऑडिट के बारे में सोचेंगे, आप जाके सर से मिल सकते हो। लेकिन जाते हैं तो उसको और एक सवाल पूछा, आपने कोई लिमिटेशन तो डालने का नहीं सोचा है। लिमिटेशन का मतलब ही क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस। कोई रिस्ट्रिक्शन डालने का तो नहीं सोचा आपने, नहीं नहीं, बोले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालूंगा। जाकर के बैठ गया, आ गया हमारे सामने क्विकली। कौन सा फेज चल रहा है, इनिशियल फेज। क्लाइंट ने आगे क्या ऑफर किया, ऑडिट। हमने उसको दो बेसिक चीजें बोली, फुलफिल करनी पड़ी। कितनी कंडीशंस है, दो। जैसे उसने फुलफिल किया जा रहा था, उसको पूछा कोई लिमिटेशन तो नहीं है, लिमिटेशन ऑफ स्कोप। देखिए बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, धीरे धीरे हम इसमें महारत हासिल करेंगे। लिमिटेशन ऑफ स्कोप मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। आपने कोई रिस्ट्रिक्शन तो डाला स्कोप के ऊपर, स्कोप मतलब रेंज ऑफ एक्टिविटीज। बोले नहीं, वाह। अब आकर हमारे सामने बैठा है, हमने उसको बोला कि देखो ऑडिट बहुत सेंसिटिव काम है, थोड़ी भी गड़बड़ होगी तो मिलियंस ऑफ डॉलर का फाइन, सब बुक बिक जाना है, सब कुछ बिक जाना है। इसलिए आजकल सीए फर्म्स कन्वर्ट कर रहे खुद को, सीए फर्म्स कन्वर्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 से खुद को किसमें ले आ रहे हैं, एलएलपी। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म में सब बिक जाना है, पर्सनल एसेट भी चले जाना है, लेकिन एलएलपी में सिर्फ एलएलपी का जितना है उतना ही जाना है। इसलिए सभी सीए फर्म्स खुद को कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी के अंदर, क्योंकि हेवी फाइन्स है, जबरदस्त फाइन्स है। तो बोले भाई साहब ऑडिट बहुत सेंसिटिव काम है, थोड़ी भी गलती हुई तो जबरदस्त पेनाल्टी लग सकती है। आपने थोड़ा सा सुना होगा सेक्शन 147 ऑफ कंपनीज एक्ट। यस नो, यस नो। अरे क्या लिखा है उसमें, अगर तुम्हारी रिपोर्ट पढ़कर लोगों ने विश्वास करके अगर पैसा लगा और पैसा डूब गया, यू विल बी वन ऑफ द पार्टी टू पे दैट। मतलब 100 करोड़ रुपए लिए कंपनी ने, उसके मजे किए कंपनी ने, और पैसे डूब गए, और उसमें अगर पता चला हमारी रिपोर्ट्स गलत थी कहीं पे, तो वी विल बी वन ऑफ द पार्टी टू पे 100 करोड़। भाई साहब बहुत सेंसिटिव काम है, भयंकर सेंसिटिव काम, यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। जब से नया कंपनीज एक्ट ट्रिगर हुआ है, जब से नया कंपनी लॉ आया है, लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोच समझ के साइन करते हैं, भयंकर पेनाल्टीज आ सकती है। देखो डॉक्टर जैसा काम है, आप समझो, क्योंकि जब तक अभी रियलाइज नहीं करोगे ना, यू वोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। जब पेशेंट आता है ना, तो डॉक्टर देखता है हालत क्या है। बहुत बार जब ऐसा लगता है हालत बहुत खराब है और इसको बचाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो पहले बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ना हो पाएगा ये, क्योंकि पता है कि इसमें बहुत ज्यादा चांस है सक्सेस ना मिले और फिर बाद में परिवारजन टूट पड़ेंगे। वो तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया मामला। बट यहां पर भी इसीलिए बंदे को सामने बिठाते हैं, बंदे को सामने बिठाते हैं और हम लोग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। पहले सोचेंगे तेरा काम करना कि नहीं करना, तेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मार्केट, रेपुटेशन सब कुछ देखेंगे, मार्केट सब 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 सब। अगर तू भरोसेमंद लगा
अगर तेरे अंदर इंटीग्रिटी है, क्या है तेरे अंदर? इंटीग्रिटी, और मेरे अंदर तेरे इंडस्ट्री का काम करने की काबिलियत है, कैपेबिलिटी, तो मैं तेरा काम करने के बारे में सोचूंगा। डन। फिर मैं ये सोचूंगा कि टीम को कैसे रखना पड़ेगा, एथिकल और इंडिपेंडेंट। यार शेयर होल्डर्स को बाहर करो टीम से, कोई शेयर होल्डर होगा तो। यार रिश्तेदारों को बाहर करो, तुम्हारे पास्ट एम्प्लॉयज को बाहर करो, ठीक है, सब ठीक है, जम जाएगा। फिर मैं क्या साइन करूंगा? एंगेजमेंट लेटर। फिर से मैं आपको देखो, पहले कुछ दिन अपने को बैकग्राउंड पे अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ओपन करेंगे आराम से, प्यार मोहब्बत से। पहला फेज इनिशियल फेज, और सब जवाब देंगे, है ना, सबके में दिखना चाहिए बात कर रहा, बराबर। पैसे लग रहे बोलने के? नहीं, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी लग रही, इतना तो कर ही सकते हैं। पहला फेज इनिशियल फेज, बंदा आएगा, क्या ऑफर करेगा? ऑडिट ऑफर करेगा। जैसे ही बंदे ने ऑडिट ऑफर किया, उसको बोलेंगे बैठिए, क्या फुलफिल कर? प्री कंडीशंस। कितनी? 2। फुलफिल हो गई, बंदा जा रहा था, उसको क्या पूछेंगे? लिमिटेशन ऑन स्कोप तो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। हमारे सामने आकर बैठा है, हम बोलेंगे हमको कुछ इनिशियल काम करने पड़ते, सोच समझ के असाइनमेंट लेना पड़ता है, अगर गलत कर दिया तो भैया फंस जाऊंगा मैं। क्या बोलते हैं उसको टेक्निकली? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। कोई भी असाइनमेंट लेने के पहले जो काम करना पड़ता है उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। मतलब बैठो, सोचेंगे असाइनमेंट लेना कि नहीं लेना, उसमें सोचना पड़ता है तू ऑनेस्ट है क्या और मेरे अंदर काबिलियत है क्या, है। डन। फिर देखना पड़ेगा कि टीम को कैसे एथिकल और इंडिपेंडेंट बनाना पॉसिबल है। फिर जाके क्या साइन करेंगे? एंगेजमेंट लेटर। जैसे ही एंगेजमेंट लेटर साइन किया, पहला फेज खत्म। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, नो? ओके, अब ध्यान देंगे। बधाई हो साहब, हम आपका असाइनमेंट कर रहे हैं, अब आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। किसी भी काम में पहले क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग में भी सबसे पहले क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी, ब्रॉड गाइडलाइंस। बड़ी टीम लेके जाएंगे कि छोटी टीम लेके जाएंगे, मंथली काम करेंगे कि क्वार्टरली काम करेंगे, ऑटोमेटेड चेकिंग ज्यादा करेंगे कि मैनुअल चेकिंग ज्यादा करेंगे, ये सब किसका पार्ट रहेगा? अरे ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ठीक है बोले, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। डन। चकाचक चकाचक स्ट्रैटेजी बन गई है, हमने तय कर लिया कैसे हमको आगे बढ़ना है, ठीक है, और हर कोई करता ही है, आप सबने भी किया है, करेक्ट। कुछ लोग बोलते कि भाई मेरे को सेट ऑफ का फायदा उठाना है, मुझे रैंक के बारे में सोचना है, ठीक है, या फिर मुझे ग्रुप 2 का पूरा देखना है कितने सब्जेक्ट्स है, और ये देखने के बाद कुछ लोग ये तय करते हैं सिर्फ ग्रुप 2 देना, ऐसा भी होता है, कम होता है, बराबर। मेरे साले साहब उन्होंने पहले ग्रुप 2 ही दिया, ऐसा है। कोई बोलते नहीं सिर्फ ग्रुप 1 देना है, कोई बोलते नहीं ग्रुप 1 प्लस 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के। अरे यस, समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, यू शुड बी वेरी डायनामिक पर्सन। आपने हमेशा अवेयर रहना चाहिए और हिम्मत से चलना चाहिए, और समय के साथ साथ में जो बदलाव करने पड़े आपने बदलाव करने चाहिए, दैट इज द रूट। तो आप पहले स्ट्रैटेजी बनाते हो ब्रॉड, कि हम किस तरीके से काम करेंगे, कितनी बड़ी टीम लेके जाएंगे, कितना समय अलोकेट करेंगे। स्ट्रैटेजी बनने के बाद में हम डिटेल, हर एरिया का डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन काम कैसे करना है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लान। डिटेल इंस्ट्रक्शन जहां पे लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लान। जैसे आपने जो स्ट्रैटेजी आपकी तय की, फिर आपका डेली प्लान बनाते हो आप, इतना समय क्लास में इतना रिवाइज कर लेंगे, इतना बैकलॉग देख लेंगे, वो आपका क्या है? प्लान। इनको अपडेट करते रहना पड़ता है। थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। ऑडिट के अंदर आपको अचानक से गलतियां मिल जाती है, अचानक से आपको गलतियां मिल जाती है, अरे ये तो सोचा ही नहीं था, फ्रॉड के इंडिकेशंस मिल जाते हैं, जबरदस्त टीम को अलोकेट करना पड़ता है और वहां पे चेकिंग को बढ़ा देना पड़ता है। तो सिंपल सी चीज बोल रहे हैं, सिंपल सी चीज बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजी और प्लान को आप कंटिन्यूअसली क्या करते रहेंगे? अपडेट करते रहेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, नो? ओके, नाउ ये भी हमने देखा था। अब प्लान के बाद सबसे, इनफैक्ट पहला प्लान बनता है और पहली चीज करते हम लोग, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। टेक्निकल वर्ड है, इसका सिंपल मतलब क्या है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। हम लोग गधा मजूरी नहीं करना चाहते ऑडिट में, गधा मजूरी हम नहीं करना चाहते ऑडिट के अंदर। हर चीज चेक कर रहे हैं, बहुत सारा चेक कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम हमारे पास में होता ही नहीं है। आप इस बात को जब महसूस करोगे तब आप आगे बढ़ोगे। ना हमारे पास में इतने सारे लोग हैं, ना हमारे पास में इतना सारा टाइम है, हर कोना, हर अकाउंट, हर एंट्री हम लोग चेक कर नहीं सकते। 400 घंटे मेरे पास, कैसे अलोकेट करूं? बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है।
इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन एक टीम लीडर के ऊपर जो ऑडिट की पूरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग की कैसे तय करूं, रिस्क बेस्ड, जहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है, जहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है वहां पे मेहनत ज्यादा करेंगे, जहां पे कम है वहां पे मेहनत कम करेंगे। ऐसा करने से हम लोग कम एफर्ट्स में एफिशिएंट और इफेक्टिवली काम करके हम ज्यादा से ज्यादा गलतियों को पकड़कर लाएंगे। ये बेस है हमारे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का। वी डोंट गो क्वांटम वाइज। हम क्वांटम को देखकर काम नहीं करते, हम लोग किसको देखकर काम करते हैं? रिस्क। और मैं आपको बताऊं, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंगापुर में भी यही पढ़ाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यही पढ़ाए जाते हैं, जापान में भी यही पढ़ाए जाते हैं, चाइना में भी यही पढ़ाए जाते हैं, यूके में भी यही पढ़ाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में भी यही पढ़ाए जाते हैं, कनाडा में भी यही पढ़ाए जाते हैं। हमारे जो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग है, इट इज 99.99% कॉपी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे खुद के नहीं बना सकते थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे खुद के स्टैंडर्ड बना नहीं सकते थे। हम बनाने पे उतरेंगे ना, बहुत कुछ बना देंगे। लेकिन वी आर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, आईफैक, और वो चाहता है पूरे दुनिया की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग हार्मोनाइज्ड हो। इट शुड बी हार्मोनाइज्ड। हार्मोनाइज मतलब एक लेवल पे रहे, एक जैसी रहे। इसीलिए तो इंडिया में आईएफआरएस को लाया गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं लाया। किसके थ्रू लाया? इंड एएस। पूरे दुनिया की अकाउंटिंग एक लेवल पर आ रही है आईएफआरएस की मदद से, पूरे दुनिया की ऑडिटिंग एक लेवल पर आ रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की मदद से। ऐसा क्यों? ताकि वो लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ सके और हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ सके, ताकि वो हमारी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ सके और हम उनकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ सके। अगर सब एक जैसी अकाउंटिंग करेंगे, एक जैसा ऑडिट करेंगे, तो एक मेक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विश्वास करना आसान हो जाएगा। इट विल वेरी इजी। इंडिया की फार्मा कंपनी को यूएस की फार्मा कंपनी से कंपेयर करना आसान हो जाएगा। वहां की बैंक को इंडिया में लोन देना एंड वाइस वर्सा, वो भी आसान हो जाएगा। आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दुनिया के सभी ऑडिटिंग कॉलेजेस और ऑडिटिंग कोर्सेस में यही पढ़ाया जाता है। यू आर ट्रूली बिकमिंग अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये नॉलेज लेकर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ऑडिट कर सकते हैं। यू विल नॉट बी लेफ्ट आउट। और मैं आपको बता दूं, 2008 में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आया इंडिया में, 2008। ये जो नए स्टैंडर्ड 2008 में है, ठीक है, बनाया इन लोगों ने इंटरनेशनली। लेकिन जितना हम पढ़ते ना, जितने डेप्थ में हम लोग जाते हैं और जितना अंदर घुस घुस के हम लोग पढ़ते हैं, तो इतना तो ये भी नहीं करते। बनाया इन्होंने होगा, लेकिन इसके चैंपियन हम बन रहे हैं। क्रिकेट लाया इंग्लैंड ने, पकड़ के धोते हम हैं। आई एम सेइंग, यहां पर आप हम जो ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं। एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। कितने लोगों की इच्छा है कि सर यूके जाके काम करना है, कनाडा जाके काम करना है, ऑस्ट्रेलिया जाके काम करना है, इंडिया के बाहर जाके काम करना है? कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब 10% लोग ही हाँ बोल रहे हैं, 10% आर सेइंग यस। करेक्ट। क्या स्पेशल कुछ? मेरा भारत महान। आत्मनिर्भर बनना है सर, आत्मनिर्भर बनना है हमको। हम ऐसे कोई बाहर बाहर जाने वाले नहीं है। सी, there will be always two thoughts and both should be respected. मुझे लगता है कि जिनको बाहर जाने की इच्छा है, वो भी अपनी जगह सही है। यू शुड एक्सपीरियंस थिंग्स विच आर आउटसाइड। और जो इंडिया में रह के कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बोले बहुत हो गया बिग फोर्स, यहां से हम एक फर्म बनाएंगे जो पूरे दुनिया में रूल करेगी। यू नेवर नो, यू गाइस कैन बी पार्टनर्स। यस। ओके ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट्स आर टॉट देयर ऑल्सो, ठीक है। नाउ, जैसे मैंने बोला कि प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग के बाद सबसे पहला काम हम करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इस पे बहुत ध्यान दिया गया, बार बार इसको बोला गया है। आप जाकर, और मैंने आपको बोला वापस, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टेक्निकल वर्ड, इसका सिंपल मतलब क्या है?
कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप जाइए, प्लांट विजिट करिए, सारे गोडाउन विजिट करिए, आप डायरेक्टर लोगों से मिलिए, आप मिड लेवल एम्प्लॉयज से मिलिए, पूरा आप जाकर इंडस्ट्री को समझिए, बिजनेस को समझिए, इनके प्रोडक्शन को समझिए, इनके सेल को समझिए, इनके अकाउंटिंग को समझिए। गो एंड कलेक्ट लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और बिल्कुल सही है, और आपने समझना चाहिए इस बात को, यू शुड नेवर जंप ऑन द डिसीजंस क्विकली, यू शुड फर्स्ट ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी चीज को अच्छे से समझने लग जाते हो तो वो वक्त आपको दिखने लग जाता है साफ साफ कि वीकनेस कौन से है और स्ट्रेंथ कौन से है। अगर आप समझने लगोगे बिजनेस को तो आपको समझ में आएगा वीकनेस कौन से और स्ट्रेंथ कौन से है। जैसे फॉर एग्जांपल, यार इनका जो रॉ मटेरियल ना 1 हफ्ते में खराब हो जाता है, 1 हफ्ते में यूज नहीं किया खराब हो जाएगा। ओ तेरी, मतलब रॉ मटेरियल में तो बहुत लॉस होता होगा, रॉ मटेरियल में तो बहुत लॉस होता होगा, उसकी लॉस की एंट्री हमको पास करनी पड़ती होगी, यस नो? तो यार या तो इनके हाथ से गलती हो सकती है अकाउंटिंग में, हो सकता है बहुत सारा रॉ मटेरियल खराब हो चुका है लेकिन उन्होंने उसको राइट ऑफ नहीं किया है, रिस्क है। इनका फिनिश गुड्स 5 साल कुछ नहीं होता, 5 साल कुछ नहीं होता, दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5 साल तक कुछ नहीं होता, दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यार उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके वैल्यूएशन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप समझो, और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कोर ऑडिट प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये ऑडिट के लिए बड़ी प्यारी है। ऑन द सेम फ्रंट आपको लाइफ में कोई भी काम करना है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इक्वली आप वहां पर लगा सकते हो, इक्वली। तो पहला काम करना है कि समझना है चीजों को, और समझने के बाद अगला काम करना है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। क्या करना पड़ेगा साहब? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। ये दो बड़ी प्यारी, दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। पहले क्या है साहब? अरे रिस्क असेसमेंट, फिर क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। अगर आपको एग्जांपल याद होगा, हम गए थे, हमने जाकर समझा तो हमको पता चला कि इंडस्ट्री में क्या है? रिसेशन। इंडस्ट्री में क्या आ रहा है? रिसेशन। हमने उनको पूछा पिछले बार क्या हुआ था, तो डेटर में भयंकर नुकसान हुआ था, 50% डेटर डूब गए थे, 50% डेटर डूब गए थे। और फिर क्या डूब गई थी? इन्वेंट्री। याद आ रहे कल के एग्जांपल? यस नो? समय को ऐसा लग रहा कि मैंने इसे 10 दिन पहले पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, तो यू हैव स्टडीड कि भाई साहब हम जाकर देखा कि इंडस्ट्री में स्लो डाउन है, तो डेटर में पैसे डूबने के चांसेस है और बाद में इन्वेंट्री की वैल्यू भी कम हो सकती है, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम्स हमको नजर आए, हमने जानकारी इकट्ठा की तो हमको क्या मिला? इंडस्ट्री में क्या है? स्लो डाउन। फिर हमने सोचा आइडेंटिफाइंग रिस्क, कहां पे गड़बड़ हो सकती है? डेटर। कहां गड़बड़ हो सकती है? डेटर। और कहां गड़बड़ हो सकता है? स्टॉक। आइडेंटिफाई किया हमने, फिर असेस किया था। अगर आपको याद आ रहा है, डेटर कितने करोड़ के थे? 500 करोड़। उनका प्रोविजन कितना था? 50 करोड़। तो बुक वैल्यू कितनी हुई? 450 करोड़। लेकिन हमको तो लग रहा है कि सही में रिकवरी सिर्फ कितनी होगी? 250 करोड़। हमको लग रहा है डेटर्स की वैल्यू ज्यादा है, कितने करोड़ से? 200 करोड़। 200 करोड़ की रिस्क है किसमें? डेटर में। और इन्वेंट्री में बड़ी मुश्किल से 4 करोड़ की। इसको बोलते आइडेंटिफाई करना और असेस करना। और आप हमेशा ध्यान रखें, ये पूरे कॉन्सेप्ट्स को बनाया गया है, ये पूरे कॉन्सेप्ट्स को बनाया गया है टू मेक ऑडिटर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। अगर हमारे पास में समय ही समय होता, लोग ही लोग होते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तो हर कोना चेक करते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इन्होंने ये पूरे कॉन्सेप्ट्स बनाकर ये हमको बताएंगे कैसे कम समय में आपको गलतियों को पकड़ना है। पहले जानकारी इकट्ठा करो, समझो धंधे को, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। उसके बेसिस पे देखो कहां पे गलती हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। तो हमने बोला था कि हमको दो इसमें रिस्क लग रही है, डेटर और स्टॉक। इतना हमने एग्जाम्पल देखा था। फिर मैंने आपको और बताया था, रिस्क को और दो इसमें क्लासिफाई करना पड़ता है।
और दो पार्ट में क्लासिफाई करना पड़ता है। बड़ी छोटी रिस्क क्लासिफाई करने का एक, देखो अपनी क्लास है, क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, ये एक तरीका है। फिर मैं ऐसा बोल सकता किनकी हाइट कम है, किनकी हाइट बहुत ज्यादा है, ऐसा भी बोल सकता हूं, ये भी क्लासिफाई करने का तरीका है। तो रिस्क हाई मीडियम लो ऐसा तो करते ही है, साथ में और एक तरीके से क्लासिफाई करते, बताएंगे आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बात है, एकदम दिल जीत लिया यार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क और दूसरा असर्शन लेवल रिस्क। जब आपको ऐसे, देखो आराम से बैठो, रिलैक्स होके, मुस्कुराओ, टेंशन फ्री रहो, टेंशन मत लो, बराबर, करेक्ट। कल तो आई डेंट रियलाइज आई डेंट हैड प्रॉपर स्लीप, न्यू लोकेशन, तो 9 को मैं पहुंचा आफ्टरनून फ्लाइट से, एंड न्यू फ्लैट वैट, नई जगह पे एकदम से नींद नहीं आती है, स्मॉल आई स्लेप्ट, करेक्ट। तो कल मैं बोला कल शायद थकान, तो मैं ही कम मुस्कुरा रहा था, ठीक है। कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ बहुत टेंशन में दिखते हैं क्लास में एकदम, ठीक है, टेंशन में नहीं रहने का, जस्ट रिलैक्स। नाउ देखिए, हमने देखा था आखिरी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और फिर कौन सा था, असर्शन लेवल। जब सिचुएशन ऐसी हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी कोने में गड़बड़ हो सकती है, हमको एग्जैक्टली नहीं पता कहां पर, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। एग्जाम्पल अगर आपको याद होगी, अरे ये मैनेजमेंट वाले चोर है, किधर से ही पैसा चुराते, किधर से ही पैसा चुराते, कौन सी रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किधर भी गलती हो सकती है। नया सॉफ्टवेयर लाया इन्होंने, अरे यार किधर भी गलती हो सकती है। आप माइग्रेट करते हो सॉफ्टवेयर पुराने से नया, कौन सी रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। नए सॉफ्टवेयर में लोगों की एंट्री करने में गड़बड़ होती है, कौन सी रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। किधर भी गलती हो सकती है, वी डोंट नो एग्जैक्टली कहां पे। अकाउंट्स हेड मूर्ख है, उसको एएस नहीं समझते, उसको इंडेस नहीं समझते, अरे वो क्या अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएगा, क्या उसको इंप्लीमेंट करेगा। वापस कौन सी रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। नाउ गाइस, अब उसकी अपोजिट मुझे पता है एग्जैक्टली कहां पर गलती हो सकती है, दैट इज असर्शन लेवल रिस्क। असर्शन का मतलब देखा नहीं, अभी देखेंगे हम लोग। नाउ असर्शन मतलब क्या वो हम देखेंगे, बड़ा प्यारा है, ठीक है। किसी ने सुना हुआ है पहले असर्शन ये वर्ड? मैं समझा कुछ लोग मतलब की काका, ठीक है, क्लास में बराबर थोड़े बहुत हंसी मजाक चकल्लस करने का तरीका है। नाउ असर्शन के बारे में हमारे नोट्स में दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहले आप देखते जाइए, असर्शन, ठीक है। इंग्लिश में कभी आपने वर्ड सुना है असर्ट? असर्ट, असर्ट करना मतलब कुछ बोलना, कुछ बताना। इंग्लिश में अगर उसका मैं बहुत सिंपल डिक्शनरी मतलब देखूं, डिक्शनरी मीनिंग है टू गिव इंफॉर्मेशन, टू असर्ट, टू असर्ट मतलब होता है टू गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं इसका ब्रॉड मीनिंग बता रहा हूं आपको, ब्रॉड मीनिंग इन ऑडिट, उसका मोटा मोटी क्या उसका मतलब होता है वो आपको बता रहा हूं। All the information given by management through financial statement, through financial statement। अरे भाई साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट. ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैनेजमेंट थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू वो जितनी भी जानकारी दे रहे हैं उसको हम लोग मोटा मोटी दैट इज नथिंग बट असर्शंस. इसलिए उसको लोग मैनेजमेंट असर्शंस भी बोलते हैं. ब्रॉड मतलब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितनी भी जानकारी वो लोगों को दे रहे हैं उसी का मतलब क्या है? असर्शन. अगर उन्होंने लिखा है कि कंपनी के ऊपर 2000 करोड़ का लोन है, ये वो जानकारी दे रहे हैं, ये भी क्या है? असर्शन. वो बोलते हैं कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है 50 करोड़ की, वो क्या है? असर्शन. वो ये बोलते हैं कि हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते हैं इन्वेंट्री में, वो क्या है? असर्शन. उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है लीजेस के बारे में, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. अरे कुछ नहीं लिखा हो ना, वो भी एक जानकारी देता है. मतलब उन्होंने कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया है. इनडायरेक्टली यही बोलना था कि हमने कोई लीज में एंटर नहीं किया है, वो भी क्या है? अरे वो भी क्या है? असर्शन. मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू जितनी भी जानकारी दे रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सब क्या है? असर्शंस. अब मैं आपको लेकर चलता हूं स्पेसिफिक मीनिंग की तरफ. ठीक है, स्पेसिफिक मीनिंग की तरफ आपको लेकर चलता हूं. आप मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कितने तरह की जानकारी बताया नहीं मैंने, कितने तरह की जानकारी आपको कितने तरह की जानकारी आपको देखने को मिलती है? एसेट लाइबिलिटीज और इनकम एक्सपेंस, बहुत बढ़िया. और कैश फ्लोज मिलते हैं, बहुत बढ़िया. और हाँ, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट्स और डिबेंच, बोरोइंग्स. अगर बिल्कुल सही, अगर मैं बोलूं मोटा मोटी 3 तरह की जानकारी. टीबीडी, या तो आपको ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है, या तो आपको ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है, या तो आपको बैलेंसेस, बैलेंसेस मतलब क्या होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटी की जानकारी मिलती है, या तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स मतलब आपको डिस्क्लोजर्स मिलते हैं. अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो अल्टीमेटली आपको 3 तरह की जानकारी मिलती है. टी बी डी. टीबीडी दैट इज नथिंग बट ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस आपको मिलते हैं. ट्रांजैक्शन मतलब क्या? इनकम, एक्सपेंस, या फिर आपको मिलेंगे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो आपको देखने को मिलेंगे. बैलेंसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा एसेट्स और आपको क्या देखने को मिलेगा? लाइबिलिटीज. एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी. लाइबिलिटीज में मैं कैपिटल को भी इंक्लूड कर ले रहा हूं. इट इज अल्टीमेटली लाइबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, टुवर्ड्स ओनर्स. और आपको डिस्क्लोजर्स देखने को मिलेंगे. डिस्क्लोजर्स मतलब नथिंग बट नोट्स टू अकाउंट्स. पूरी जन्म कुंडली, पूरे डिटेल आपको जहां देखने को मिलते हैं वो कौन से? आपके नोट्स टू अकाउंट्स. इतना कुछ सीखने के लिए होता है नोट्स टू अकाउंट्स में. सारे डिटेल ब्रेकअप कहां मिलते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको कहां देखने को मिलेगी? नोट्स टू अकाउंट्स. करेक्ट. अब ध्यान दीजिए, अब लिखिए मत, पहले अब समझ लीजिए. बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट है 100 करोड़ के, 100 करोड़. स्पेसिफिक मतलब प्यार है. 100 करोड़ के फिक्स एसेट्स है. मैनेजमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहता है? मैनेजमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या जानकारी दे रहा है? 100 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स है, मैं उसमें और मैं 100 करोड़ के लैंड एंड बिल्डिंग है सपोज. मैं आपको बताऊं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो 4 चीजें बोल रहे हैं. पहला ये बोल रहे हैं हमने लिखा है
मतलब ये असली है, इट इज रियल। हमने लिखा है मतलब सही में हमारे पास में इतने लैंड और बिल्डिंग है। अगर उन्होंने लिखा है मतलब वो बोल रहे हैं इट इज रियल, दे आर असर्टिंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं इट एग्जिस्ट्स। डायरेक्टली इनडायरेक्ट क्या बोल रहे हैं? इट एग्जिस्ट्स। एग्जिस्टेंस इज अ असर्शन। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग बोलना चाहते हैं कि ये असली है। जाकर देखोगे तो आपको लैंड बिल्डिंग देखने को मिलेगा, जाके देखो आपको दिखेगी लैंड बिल्डिंग, आपको फ्लैट्स मिलेंगे, आपको प्लॉट्स मिलेंगे, सब आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं इट एग्जिस्ट्स, एग्जिस्टेंस इज द असर्शन। इसका क्या यूज हम देखेंगे। दे आर गिविंग, डू यू एग्री विथ मी? लिखा है मतलब वो बोलना चाहते कि असली है, इट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस इज असर्शन। एग्जिस्टेंस इज द इंफॉर्मेशन दे आर गिविंग। अरे एग्जिस्टेंस इज द इंफॉर्मेशन दे आर गिविंग। अब वो ये भी बोलना चाहते एक भी लैंड छूटा नहीं, एक भी प्लॉट छूटा नहीं, एक भी फ्लैट छूटा नहीं, कंपनी का जितना है हम सारा इकट्ठा करके लाए हैं। कंपनी का जितना है हम सारा इकट्ठा करके लाए हैं, सब कुछ इंक्लूड किया है, एक भी चीज छूटी नहीं है, ये वो बोलना चाहते हैं। नथिंग इज लेफ्ट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि जानकारी कैसी है, जानकारी कैसी है? कंप्लीट। कंप्लीटनेस इज अ असर्शन। एवरी, लिसन गाइस, एवरी बैलेंस, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने बैलेंस है, फिर वो एसेट्स हो या फिर वो, अरे बोलो, फिर वो एसेट्स हो या फिर वो लायबिलिटी है, लिखा है मतलब वो बोल रहे असली है। दे आर सेइंग इट एग्जिस्ट, दे आर असर्टिंग एग्जिस्टेंस, दे आर सेइंग कुछ भी छूटा नहीं है, दे आर असर्टिंग कंप्लीटनेस। वो ये बोलना चाहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि अमाउंट सही है। क्या सही है? अमाउंट सही है। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अरे क्या बोला साहब? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन सही है। हां सही कॉस्ट ली होगी, सही डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, मतलब क्या बोलना चाहते हैं? अमाउंट सही है। दे आर असर्टिंग वैल्यू बराबर है, दे आर असर्टिंग वैल्यूएशन। समझेगा सर इसका काम क्या है? अरे बहुत प्यारा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, देखेंगे। हमारे बैलेंस शीट में लिखा है मतलब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? कि हम ही इसके मालिक है, हम ही इसके मालिक है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एसेट है तो राइट्स, अरे एसेट है तो राइट्स, और लायबिलिटी के लिए वर्ड ऑब्लिगेशन। कोई भी फाइनेंशियल आइटम, कोई भी बैलेंस उठाओ एसेट्स और लायबिलिटी का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चार बातें बोलना चाहते हैं। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है मतलब इट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस, इतना ही है, कुछ भी छूटा नहीं है, कंप्लीटनेस। अमाउंट सही तरीके से निकाला है, वैल्यूएशन, और हम ही इसके मालिक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बैलेंस से चार असर्शंस निकल कर आते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चार बातें वो निकल कर आ रही है। कौन सी? असर्शंस। सर ऐसा क्यों किया हमने? सुनो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे ये चार बातें, चार इंफॉर्मेशन वो लोग दे रहे हैं, इन चारों को तो चेक करना है। अगर ये चारों सही है तो लैंड एंड बिल्डिंग सही है। अगर ये चारों असर्शन सही है, अगर ये चारों असर्शन सही है तो लैंड एंड बिल्डिंग सही है। बताओ एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे? जाके देख लो। फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, जाके देख लो। बराबर, मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्टेंस। कुछ भी छूटा नहीं है, कैसे देखोगे? उनका फिक्स ऐसे रजिस्टर होगा, रजिस्टर होगा, देखना चाहिए रजिस्टर और बराबर लेजर मैच हो रहा है क्या? यस नो? मतलब क्या चेक हो गया? अरे क्या चेक हो गया? कंप्लीटनेस। एकदम सिंपल तरीका बताओ, आगे और भी देखेंगे तरीके। वैल्यूएशन के लिए काम करो, कॉस्ट उठाओ और डेप्रिसिएशन तुम रिकंप्यूट कर लो, बराबर है कि नहीं? क्या चेक हो जाएगा? अरे क्या चेक हो जाएगा? वैल्यूएशन। हम ओनर है कि नहीं प्रॉपर्टी, क्या करेंगे? आप अग्रीमेंट्स देखेंगे, टाइटल डीड्स देखो, कंपनी के नाम पर है कि नहीं है। क्या चेक हो गया? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अगर ये चार चीजें चेक हो गई मतलब लैंड एंड बिल्डिंग सही है।
अरे मतलब लैंड एंड बिल्डिंग सही है। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी को मैं बोलूं कि हेड एक हमने बोला, ठीक है, और हमारा स्टमक तक एक, और फिर लेग्स, ऐसे 3 पार्ट में हमने बांटा, ये 3 सही है मतलब हमारी हेल्थ सही है। उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4 बातें बताता है, 4 असर्शन है, 4 बातें आपको बताता है, 4 असर्शन है, इसको चेक कर लो मतलब लैंड एंड बिल्डिंग सही है। समझ रहे क्या आप? अरे यस नो, सुनिए ऐसा इन्होंने। और अगर हमको कहीं से पता चला, अरे तुमको पता है ये कंपनी के लोग बोलते हैं कि 16 फ्लोर की बिल्डिंग है, होते 14 ही है, 10 प्लॉट बोलते होते 8 ही है, पहले भी ऐसा हुआ है, बार बार ऐसा करते हैं लोग, होती नहीं है चीजें। बोलो रिस्क किसमें? बोलते लेकिन होती नहीं है, रिस्क किसमें? चारों असर्शन में से रिस्क किसमें? बोलते लेकिन रहती नहीं है, एग्जिस्टेंस। अरे रिस्क किसमें? एग्जिस्टेंस। तो ऑडिट करते वक्त हम ज्यादा जोर किस पे डालेंगे? एग्जिस्टेंस, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे हम लोग, फिजिकल वेरिफिकेशन। हमारी स्ट्रैटेजी में हम ज्यादा जोर डालेंगे किस पे? एग्जिस्टेंस। आपको पता चला अरे ये लोग ना अपनी वेल्थ को छुपा के रखते हैं, ये लोग अपनी वेल्थ को छुपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं, होते 50 है बताते लेकिन 40 है, छुपा छुपा कर रखते हैं। दे अंडरस्टेट थिंग्स। टैक्स नहीं भरना इनको टैक्स नहीं भरना, इनको ब्लैक मनी जमा करके रखने में बहुत मजा आता है, दे लव इट। छुपा के रखते हैं मतलब रिस्क किसमें? कंप्लीटनेस। हमको पता चला कि छुपा के रखते हैं तो रिस्क किसमें? कंप्लीटनेस। फिर हमको पता चलता है अरे रे ये लोग यूजफुल लाइफ बराबर नहीं निकालते, यूजफुल लाइफ बराबर नहीं निकालते। क्या गलत हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो क्या हो जाएगा? वैल्यूएशन। तो रिस्क किसमें? वैल्यूएशन में। तो ज्यादा मेहनत किसमें करेंगे? वैल्यूएशन में। फिर पता चला अरे इन्होंने इस बार 4 प्रॉपर्टी खरीदी, कौन से एरिया में है? जहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स है। एक ही प्रॉपर्टी के 5-5 मालिक निकलते, बोले मेरा है मेरा, झगड़ते रहते हैं। ऐसे एरिया में इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा, अरे गई भैंस पानी। किसमें रिस्क है? अरे किसमें रिस्क है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में। अब ज्यादा मेहनत किस पे करेंगे? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। सुनो अब समझो इन्होंने ये पूरा ऐसा क्यों डेवलप किया है। हम जब ऑडिट पे जाते हैं और चीजों को हम लोग समझते हैं, या तो हमको ऐसा दिखेगा मैनेजमेंट की नीयत खराब, सॉफ्टवेयर खराब, अकाउंट्स हेड खराब, किधर भी कुछ भी गलत कर सकते हैं, किधर भी कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो कौन सी रिस्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अरे कौन सी रिस्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। या फिर हमको दिख सकता है अरे लैंड एंड बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन में गड़बड़ है, मतलब किसमें? वैल्यूएशन। मतलब कौन सा लेवल है? असर्शन लेवल। 2 तरह की रिस्क दिखेगी, 2 तरह की रिस्क दिखेगी। कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या फिर असर्शन लेवल। ये अगर तुमको समझ गया, जीवन सफल है। आज का क्लास खत्म कर देंगे। हाँ तुमको सच लगा? ऐसे सपने दिखाते रहेंगे। अरे जो अपना टाइम है उसमें तो अपन ने माहौल करने का, ठीक है, अच्छा रहे। और आप लोगों को मैं इसी अटायर में दिखने वाला हूं, पूरी बैच, बराबर? बोले सर सो वी एक्सपेरिमेंट अ लॉट एंड आई लव एक्सपेरिमेंटिंग। तो इस बार हमारा नया एक्सपेरिमेंट है दैट सेम अटायर। तो सर आप कपड़े भी नहीं बदल? तो आई बॉट सेम सिमिलर शर्ट, 10 शर्ट्स, 4 ट्राउजर्स, और उसको अपन रोटेट करते रहेंगे। सो एज आई सेड, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग और इन सब में हमने सोचा ये एक्सपेरिमेंट करें, और लोग तो बरसों से कर रहे हैं। हाँ कोई कर रहा है क्या? और नहीं हंसे एकदम, लोग तो बरसों से। ये हॉस्टल वाले जाग उठे। अरे सर हम तो महीना आपने तो भी 10 रखे। 10 वर्ष कुछ नहीं होता, बोले हम तो सीधा उठ के आ जाते। मैं भी हॉस्टल में रहूँ, आई वॉज इन हॉस्टल, तो मैं जानता हूँ, ठीक है। जैसे संडे को अगर कोई ना आया तो उसको पकड़ के धो देते। क्यों बे? तू ज्यादा होशियार है, तेरे को ज्यादा चमकना है, ठीक है। हॉस्टल लाइफ इज खतरनाक और हॉस्टल की जनता इज खतरनाक।
ठीक है, नहीं मैं अभी उससे बाहर निकल गया। ठीक है, अरे उनको अरे सर भी अपने वाले हैं बोले। ठीक है, अरे देखो हॉस्टल, और इससे मेरे को याद है, सो आई वाज इन हार्वी जी हॉस्टल मुंबई, बेस्ट ऑफ द हॉस्टल्स, यानी जन्नत। 400 सीए के बच्चे रहते थे हम लोग दैट टाइम। अब तो इनके और हॉस्टल्स बहुत बड़े हो गए। तो एवरी वीक, और सबसे इंपॉर्टेंट है रेंट, आई स्टिल मतलब 2005 2004 2004-05 कितना रेंट पे कर रहा था मैं? 600 रुपये। 600 रुपये कहां होता है ऐसा? एंड इट वॉज डेफिनेटली इट वॉज सब्सिडाइज्ड, इट वॉज सब्सिडाइज्ड। तो बहुत बड़े बड़े ट्रस्टी थे, तो वीकली वहां पे लॉन्ड्री वाले भैया आते थे, कपड़े लेकर जाते थे। अच्छा, हफ्ते में 2 बार तो जो आपके बेडशीट्स है और बाकी जो है वो तो वही हॉस्टल वाले धुलवाते थे, उसके अलावा आपको अपने कपड़े धुलवाने हैं। तो लॉन्ड्री वाले भैया आए, बोले भैया आपका दोस्त कुछ प्रॉब्लम? बोले क्यों? बोले 3-4 हफ्ते हो गए कपड़े धोने नहीं दे रहा। अरे रे रे रे, तो धोने नहीं दे रहा। तो बोले आप बात करो। बोला अच्छा, ऐसा तो कुछ पता ही था मेरे को। चलो अपन अपने कपड़े धोने दिए। फिर बाद में अरे भाई रोहित, तो उसने दरवाजा बोला तू बाहर आ भाई, मैंने सुना तेरे रूम से महामारी फैल सकती है। तो 3-4 हफ्तों से कपड़े धोने नहीं दे रहा, ये क्या टाइम पास है? बोला हैं? अरे हाँ वो ऐसा कर रहा हूं मैं। ऐसा कर रहा है तू? अबे हाइजीन वाइजीन कुछ तो सोच ले। अरे नहीं नहीं वो सब ठीक है, मेरे पास थे एक्स्ट्रा कपड़े। तो खुद धोने वाला है क्या? अरे नहीं। फिर अरे मैं 2 दिन बाद ना आउट स्टेशन क्लाइंट पे जा रहा हूं। तो पगले आउट स्टेशन जाते तो कपड़े चाहिए अपने पास। तो बोले पूरे कपड़े लेकर जाऊंगा। गंदे? अरे तू समझ नहीं रहा, 2 दिन के बाद क्लाइंट प्लेस पे जा रहा हूं ऑडिट पे, तो जाते से ही पूरे धोने दे दूंगा वहां पे। अबे साले, बोला मारवाड़ी। अबे कंजूस, तेरे को कपड़े धुलवाने के पैसे बचाने हैं तो तू जमा करके रख रहा, तू जमा करके रख रहा और जाके धुलवाएगा होटल में। किसके खर्चे पे? क्लाइंट के खर्चे पे। हे भगवान, कोई उठा लो बोले, या तो मेरे को उठाओ या तो इसको उठाओ, दोनों में से एक को निपटा दो बोले। तो जनता ऐसी भी रहती है। सबसे ज्यादा मजे ऑडिट में आते हैं क्लाइंट से खातिरदारी करवाओ। चाहते से कपड़े धुलवा दिए, फिर आसपास के कौन से अच्छे रेस्टोरेंट से बताओ, जाने का, खा पी के आने का, बिल दे देने का, रिएंबर्समेंट। हाँ, अरे सबसे बड़ा फीचर है ऑडिट का। कुछ लोग तो ऑडिट फील्ड में रहते हैं इसीलिए खातिरदारी। बोले हर जगह जाते जवाई ट्रीटमेंट है बोले। ऑडिटर्स आर मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑन द फेस एंड मोस्ट अब्यूज्ड एट द बैक। सबसे ज्यादा इनकी इज्जत ऑन द फेस होती है और सबसे ज्यादा गाली इनको पड़ती है एट द बैक, और सारे बिल फाड़ते इनके नाम से। कोई कुछ सुनी रहा, ऑडिटर ने बोला ना पगले, करना पड़ता। एनीवेज देखो बहक गए हम लोग। नाउ ये असर्शंस में हम लोगों ने तो लैंड एंड बिल्डिंग से, किसी भी बैलेंस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितनी जानकारी रही? 4। और किसी भी असर्शन में हमको रिस्क मिल सकती है। ऐसा अब वापस सवाल उठता है, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। एज आई सेड, दे आर मेड टू मेक ऑडिट प्रोसेस एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। बोले एफिशिएंट इफेक्टिव बनाना है, इसलिए सब कुछ है। इससे सब कैसे एफिशिएंट इफेक्टिव बनेंगे? बराबर कहां पे जोर ज्यादा डालना है समझ में आएगा। सुनो, रिस्क को हमने 2 लेवल पे बांटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अरे कौन सा रे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और उसके बाद असर्शन लेवल, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है ना, पूरे टीम को स्ट्रांग बनाते। ए टीम में 10 लोग जा रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क ज्यादा है, 10 का 15 कर। ए टीम में पहले 50% सीनियर थे, 75% सीनियर कर दे। ए टीम वालों को बोला पहले हफ्ते में 1 बार सुपरविजन के लिए मैनेजर आया था, अब हफ्ते में 2 बार आएगा। पूरे टीम को स्ट्रांग बना रहे, पूरे टीम को तगड़ा बना रहे, ओवरऑल बहुत ज्यादा सीरियसली काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं एग्जैक्टली कि गलती कहां पे मिलेगी। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, पूरे इंडिया में कहीं पर भी अटैक हो सकता है। हर जगह पे सभी लोगों को छुट्टी से वापस बुलाओ और हर जगह पे अलर्टनेस रखो।
हर जगह पे अलर्टनेस रखो, 5 लोग से ज्यादा मिलने नहीं चाहिए कहीं पर भी, सेक्शन 144 लगा दो, क्योंकि हमको नहीं पता कि कहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। हम अलर्ट रहना चाहते, हम लोग अलर्ट रहना चाहते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क खतरनाक है। किसी भी ऑडिट पे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है, मतलब गलती कहीं पर भी हो सकती है, हमको नहीं पता एग्जैक्टली वहां कहां पर, तो वो कौन, दैट इज विच रिस्क? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। तो पूरी टीम को हम लोग क्या बनाएंगे? स्ट्रांग। लेकिन अगर मुझे पता है असर्शन, अच्छा प्रॉपर्टी के ओनरशिप में दिक्कत है, एग्जैक्टली उसके लिए बोलूंगा ए पूरे टीम को नहीं बढ़ाना, ए वो अपना लॉयर है ना पहचान का, अपने को हेल्प करता है, उसको लिख बुला, ए लॉयर इधर। इस बार इन्होंने 10 प्रॉपर्टी खरीदा, ये जो 10 प्रॉपर्टी खरीदा ना, इसके डॉक्यूमेंट तो अच्छे से देख कि ओनरशिप में कोई गड़बड़ तो नहीं है। स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाई, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगाए। ऐसा करने से ऑडिट के पूरे रिसोर्सेज को हम बहुत एफिशिएंटली यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा गलतियां निकालेंगे। यह कॉन्सेप्ट डेवलप ही इसलिए किया गया ताकि हम स्ट्रैटेजी बना सके कि कहां पे पूरी टीम को स्ट्रांग करके आगे बढ़ाना है और कहां पे एक इंडिविजुअल छोटे से पॉइंट पे हिट करना है। तो हम बिल्कुल स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं, कहां पे ओवरऑल स्ट्रेंथ बनानी है और कहां पे एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ बनानी है, कहां पे एक पॉइंट पे ऑडिट प्रोसीजर को लगाना है। That's why they developed concept of assertions. You should always know why. If you know the why, you will automatically understand the concept. अब सुनिए, ये लैंड एंड बिल्डिंग के थे। वैसी ट्रांजैक्शन अगर मैं बोलूं एसी कम करना है कि नहीं, ठीक है सर बढ़ा दो सर, आनंद आनंद ही आनंद आता है, बोले कब आंखें बंद हो जाती समझ में ही नहीं आता, बोले और सुख चैन और क्या बताओ, बोले क्लास की नींद, आहा इतना तो बोले ऐसे हम सोते रहे तो इतना मजा, तब अच्छा नींद तब नहीं आएगी बोले, और जहां नहीं आना चाहिए वहां एकदम मीठी नींद, बोले क्या बात है, बहुत बढ़िया, ध्यान दो, उस पर मैं बात करूंगा, ठीक है। लिसन गाइस, नाउ अगर पीएनएल में सेल्स 1000 करोड़ के, ओ भाई कितने करोड़ के है? 1000 करोड़ के, तो 5 बातें, बैलेंसेस के कितने असर्शन? 4, अरे कितने? 4, इसके 5, ठीक है। 1000 करोड़ के सेल है, कितने करोड़? 1000 करोड़। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलना चाहते कि असली सेल है, अरे ये असली सेल है। लैंड एंड बिल्डिंग में असली के लिए कौन सा असर्शन था? अरे कौन सा था? एग्जिस्टेंस। देखो बोलते रहो, खुद के लिए भी अच्छा है, आजू बाजू वालों के लिए भी अच्छा है, उसकी आवाज तुम्हारे कान में, तुम्हारी आवाज उसके कान में, बराबर। 1000 करोड़ के सेल्स है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बोलना चाहते हैं कि ये असली है। ट्रांजैक्शन के लोग वर्ड यूज करते हैं ऑकरेंस, ट्रांजैक्शन ऑकर्स, अरे यार ट्रांजैक्शन ऑकर्स, रियलिटी के लिए यहां पर वो वर्ड यूज करते हैं ऑकरेंस, मैच होता है। वहां पे क्या था? एग्जिस्टेंस, यहां पे क्या है? ऑकरेंस। वहां पे सब कुछ कवर हुआ है, कौन सा असर्शन है? अरे कौन सा असर्शन है? कंप्लीटनेस। यहां पर सब कुछ कवर हुआ है, कौन सा असर्शन है? कंप्लीटनेस, सेम वर्ड। चलो ये अच्छा है सर, मैच हो गया, याद कम रखना पड़ेगा बोले। वहां पे अमाउंट सही है, कौन सा वर्ड था? वैल्यूएशन। ट्रांजैक्शन में अमाउंट सही है, वर्ड है एक्यूरेसी। ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेट बोला जाता है और बैलेंसेस को प्रॉपरली वैल्यूड, वहां पे वैल्यूएशन वर्ड है। अरे समझ रहे क्या साहब? वहां पे एक स्पेशल था, वहां पे एक स्पेशल था, क्या? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एसेट्स पे क्या होते हैं? राइट्स। लायबिलिटी में क्या होता है? ऑब्लिगेशन। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन यहां पे स्पेशल है। देखो पहले 3 कॉमन है, ऐसा ग्रुप कर दिया ना, याद और फास्ट होता है। पहले 3 तो कॉमन ही है, स्पेशल क्या है वहां पे? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। यहां पे 2 स्पेशल है। क्लासिफिकेशन, अरे क्या बोला भाई? क्लासिफिकेशन। पीएनएल में लिखा है, मतलब इन्होंने कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू बराबर किया। अरे पीएनएल में लिखा है मतलब कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू नेचर का होगा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि कौन से नेचर का है? अरे कौन से नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का है। मतलब क्लासिफिकेशन बोलना चाहते, सही है। रेवेन्यू में भी मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं,
सही डिपार्टमेंट बोल रहे सही डिपार्टमेंट में क्लासिफाई किया, डिपार्टमेंट के अंदर भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, सही प्रोडक्ट में हमने इसको डाला है। डायरेक्टली इनडायरेक्ट वो बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन को हमने कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू सही क्लासिफाई किया, रेवेन्यू के अंदर भी सही डिपार्टमेंट में डाला, सही प्रोडक्ट में डाला। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहे जहां लिखा है सही लिखा है, मतलब क्या सही है? क्लासिफिकेशन सही है। क्या सही है? क्लासिफिकेशन सही है। ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। यस नो? अरे यस नो? लेकिन हमको तो एक साल का पीएनएल बनाना पड़ता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1000 करोड़ लिखा है, मतलब वो बोलना चाहते हैं इसी साल के 1000 करोड़ है, इस साल का अगले साल नहीं किया और अगले साल का इस साल नहीं आया। हमने पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को परफेक्ट लगाया है, एकदम परफेक्ट लगाया है, ना इधर का उधर ना उधर का इधर। वहां से असर आता है कट ऑफ। क्या आता है? कट ऑफ। कट ऑफ मतलब आखिरी ट्रांजैक्शन सही है एकदम। 31 मार्च को हमने बराबर कट ऑफ किया है, ना 31 इधर के उधर गए ना उधर के इधर आए। लास्ट ट्रांजैक्शन बोलते कट ऑफ, बस इधर तक के इधर आएंगे, इसके आए के उधर आएंगे। 5 असर्शन, 1000 करोड़ लिखा है मतलब असली है। क्या है? ऑकरेंस, कुछ छूटा नहीं है। कंप्लीटनेस, अमाउंट सही है। एक्यूरेसी, पीएनए में लिखा है मतलब क्या सही है? क्लासिफिकेशन। और इधर का उधर नहीं उधर का इधर नहीं मतलब क्या? कट ऑफ। कितने असर्शन हुए? 5। वहां कितने थे? 4। यहां कितने हैं? 5। रिस्क इज असेस्ड एट विच लेवल? असर्शन लेवल, ताकि हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे। भाई आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों का ट्रीटमेंट करे, लीवर में है तो लीवर का करे, किडनी में है तो किडनी का करे। इधर उधर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऑडिटर ने भी एफिशिएंट इफेक्टिव बनना है। जहां दिक्कत है वहां जाकर हथौड़ा मार, जहां टेररिस्ट बैठे वहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर। भाई असर्शन लेवल रिस्क निकालना मतलब हमको समझ में आता है कहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करना है हमको। इट मेक्स अ वेरी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट, वेरी स्पेसिफिक। एकदम कहीं पर भी पत्थर उठा के फेंक रहे हैं, कुछ भी चेक कर रहे हैं, मिल जाएंगी गलतियां, ऐसा नहीं। वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट जाकर मैं चेकिंग करूंगा, यहां पे भैया मैं गलतियों को पकड़ूंगा। अब वैसे ही जो डिस्क्लोजर्स है, सुनिए, डिस्क्लोजर्स ये हम लोग बाद में इनके असर्शन देखेंगे। सिमिलर देखो, अभी तक हम लोगों ने कोई चैप्टर मतलब शुरू नहीं है, ये हम लोग अब हमारा बेस स्ट्रांग कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई ऐसे शुरू नहीं किया है। बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, फिर केक हुआ गया, फिर केक हुआ केवल। अरे ये भी आसान, ये भी आसान। सर हम तो बोलते पढ़ाओ मत बोले आएगा, बाकी का हम पढ़ लेंगे। बोले कुछ भी बोले, ऐसा होता है। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिखा कि नहीं लिखा? लिख लो। देखो लिखो। कुछ लोगों को मैं देखता हूं झूलते रहते थोड़े। मेरे को भी लगा टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, है ना? चेंज ही नहीं हो रहा इधर से तो। हो जा बेटा चेंज, ऐसा थोड़ी होता है। आवाज नहीं आता क्या? आया? आया? वेरी गुड। ऑनलाइन वाली जनता, ओके। मैं ना 3 साल बोर्डिंग स्कूल में था, 8, 9, 10th। लिखते रहो साथ साथ में, फिर मैं तो बहुत ही जोरदार माहौल था। रात को जितने भी इविल एलिमेंट्स रहते उनको, वो सब सोए तो उसके बाद खुद को सोना रहता था। यू टू इंश्योर दैट दे हैव स्लेप्ट एंड देन यू स्लीप। उनको सुला के फिर सो वही, नहीं तो फिर क्या, आपके चेहरे पे पॉलिश लग गई है, पेस्ट लग गया है, कुछ भी हो सकता था। एनीथिंग। वेरी डेंजरस क्रिएचर्स, मतलब इंसानों की कैटेगरी के थे ही नहीं वहां पे हम लोग, क्रिएचर्स। तो रात को सोना लेट,
फिर ब्रिगेडियर परसोकर हमारे हेड, भाई ब्रिगेडियर साहब ठंडी में सुबह 5:30 बजे ग्राउंड पे, यहां पे खुद का हाथ ही नहीं दिख रहा भाई, इतना डार्क है, और ग्राउंड पे सब खड़े हैं। अरे अरे भाई क्या चल क्या रहा है, इनको चाहिए क्या हमसे? क्या बस बंदूक उठा के बॉर्डर पे जाना है क्या? जीने दो बच्चों को। नहीं, तो 5:30 बजे पहुंच गए, तो सोए लेट, सुबह जल्दी उठे। फिर फिजिकल ट्रेनिंग शुरू। अब अपने ऐसा सिंगल हड्डी आदमी, अपन बोलते ठीक है सर फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे लेकिन ऐसे जान नहीं निकालेंगे, तो अपन कैसे 6 राउंड बोलने के, तो अपना दूसरे में तीसरा, तीसरे में 5वां, खत्म हो गया। इतना ही दौड़ना भैया, इससे ज्यादा कहां दौड़ना? नहीं, ऐसा भी नहीं। मैप बनाएंगे, क्रॉस कंट्री दौड़वाएंगे, सब पूरे टीचर वीचर, मतलब आप साला शॉर्टकट भी नहीं मार सकते, दौड़ो। अच्छा किसी ने बोला आराम से आऊंगा ना यार, जिसको फर्स्ट टर्न आने दे। ऐसा भी नहीं, लेट होंगे तो नाश्ता मिस हो जाएगा, तो भागो भागो और भागो, एकदम जान निकाल भाग ही रहे एकदम। अच्छा फाइनली पहुंच गए ना धो के। मेस वॉज अ मेस, वॉज अ मेस। एंड इडली यूज टू बी लाइक इडला, मतलब इडली सपोज टू बी सॉफ्ट। तो मैं उसको बोलता कि भाई ये यार ये तो हो ही नहीं सकती यार, ये तो इडली तो दब ही नहीं रही है यार, इसको कैसे इडली बोल लूं मैं? चलो एनीवेज। और वहां पे ना लोगों को अपना ऐसा स्ट्रेंथ अलग ही, तो खाने की कंपटीशन। 30 इडली खा गया बोले मैं। हाँ ऐसे भी तो साले इंसान ही नहीं है, खा ले तू। बोले 30 इडली खा गया, अब मैं सांभर जग से पीऊंगा। साला कैसे कैसे लोगों के साथ में रहता हूं बोले, मतलब इतना खाएंगे और उसकी कंपटीशन। ऐसे माहौल में आदमी ज्यादा खा लेता, कुछ भी करो। अब एनी प्रोफेसर एनी क्लास, मैटर ऑफ 5 मिनट्स, अपन ने को तो नींद आनी चाहिए। सोए नहीं है, सुबह जल्दी दौड़े इतना है और सूते इतना है, तो अपने को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सोने का। तो अपन ने भी सब हथकंडे अपन यूज कर रहे थे। ऐसे पेन नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे नीचे ही ढेर नीचे ही सो गए अपन तो। ऐसे भी 8, 9, 10 ऑल बॉयज क्लास दिला हटा, बच्चे नालायक। सर टाउरी सोया, तेरे को क्या कर रहा है? मैं सो, अरे हमको मजा आएगा ना, अभी तू मार खाएगा, उठक बैठक होंगी, ठीक है। तो फिर मेरे क्लास में कोई सोता है ना, तो मेरे को याद थी मैंने बहुत मार खाया है। मेरे क्लास में कोई सोएगा, इट्स ओके, मैं समझता उसकी बात बराबर, मैं नहीं मारूंगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? बोल बोल। नहीं 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 भाई, सी आए, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। एंड सुबह से क्लास चलती है, लंच के बाद में थोड़ी सी सुस्ती आती है। अगर 5-10 मिनट आदमी झूमता है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको बहुत नींद आ रही, मैं बोलूंगा 5-10 मिनट सो लेने का, इट्स ओके। सर क्या, अरे सर कुछ नहीं बोलेंगे, अपना ठीक है 10-15 मिनट अपन सोए, बाकी लेक्चर चल रहा है टकाटक, ठीक है। ऐसे भी हिंदी सीरियल चलता है, समझ में आया तूने क्या बोला था, फिर ऑडियो रिवीजन भी डाल देते हो, जोड़ लूंगा मैं, तो चिंता क्यों करता है? लेकिन जितना रहो अलर्ट रहो। बट देन आई एम सेइंग दिस, इसमें 10-15 मिनट इज फाइन, आई अंडरस्टैंड। कोई बोलेगा साला 2 घंटे सोता मैं नहीं भाई, नहीं, आई एम सेइंग दिस। फिर सीरियसली आपके कहीं तो प्रॉब्लम है, या तो रूटीन में आपकी नींद का इशू है, पहला हो सकता है। दूसरा, यू मे बी हैविंग सम विटामिन डेफिशिएंसीज, आपके विटामिन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, विटामिन B12, दे सीरियसली अफेक्ट योर थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। अगर B12 कम है तो आपकी सोचने की ताकत स्लो हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट थॉट्स, यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली। कोटा फैक्ट्री देखे हो ना भाई, सीजन 2 देखा कि नहीं? बराबर नहीं देखा है? अगर किसी ने नहीं देखा है, जब भी आपको फ्री समय मिले, कोटा फैक्ट्री 2 सीजन 2, सीजन 1 भी बहुत प्यारा है और सीजन 2 आपने देखना ही देखना चाहिए, मैंडेटरी। क्या बोल रहे हैं? स्पेशल कमेंट नाउ? नहीं, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, टेक केयर ऑफ दैट। और हो सकता है आपको उसको ट्रीट करवाना पड़े, बिकॉज
यू नीड टू, अगर मैंने बोला 10-15 मिनट इज फाइन, कभी कभार इज फाइन, बट इफ इट हैपनिंग रिपीटेडली दैट मीन्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, कि आपको उसमें से बाहर निकलने की जरूरत है. क्योंकि हर क्लास में मैं देखता हूं, हर क्लास, अभी 15 साल से मैं हर साल हर क्लास में देखता हूं, ठीक है, बराबर कुछ लोग होते, कुछ ही होते, और पता होता है ये अभी झूलेगा, ये अभी झूलेगी. एग्जैक्टली पता होता है कि क्लास में क्या होने वाला है, और एक आध बार समझ में आता है किसी का, ठीक है, पेरेंट्स थे, दोस्त थे, बर्थडे था, आज की नींद बराबर नहीं तो अगला दिन बराबर नहीं हुआ, वो समझ में आता है. बट देन इफ इट इज हैपनिंग ऑन रिपीटेड बेसिस दैट मीन्स यू शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स, समथिंग इज नॉट करेक्ट, यू आर सपोज टू फिक्स इट. आपको उसको फिक्स करना जरूरी. और उसमें मैं आपको बोलूंगा कि एक प्रॉपर लेवल का कैफीन इंटेक अच्छा है, नथिंग रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग टी और कॉफी इज गुड. आप लोग जब पढ़ रहे हो, अगर कैफीन आपको सूट करता है, कुछ बुरा नहीं है, नथिंग रॉन्ग, सूट करता है, सुबह दोपहर शाम एक एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी, इट इज स्ट्रॉन्ग कॉफी या टी आपने पीना चाहिए. दैट कीप्स यू अलर्ट. सी समटाइम आई थिंक दैट मोटिवेशन इज ओवररेटेड. मतलब मोटिवेशन अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन आप बोलेंगे उसी से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले, तो ऐसा नहीं है. मैं देखता हूं बहुत सी बार बच्चों को डेफिशिएंसी है, अब तू कितना भी मोटिवेट हो जा मेरे भाई, अगर वो डेफिशिएंसी तो देखो तकलीफ देगी तू, लेकिन अक्लमंद होगा तो तू चेक करवा ले और उस पर काम कर ले. विटामिन डी का प्रॉब्लम है, आते उसके सैशेज पीते रहने का, हफ्ते में एक बार, ज्यादा ही होगा इंजेक्शन लेने का, एक खत्म, डेफिशिएंसी खत्म, तुम नहीं. नाउ हाँ, और कुछ लोगों के स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं, मोबाइल छूटता नहीं है, ठीक है, चैटिंग बराबर. गाइज सी, मैं खुद को भी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मोबाइल एडिक्शन है. एंड द बेस्ट थिंग आई हैव कम अक्रॉस, मैंने सब ट्राई कर लिया, मैंने ऐप डाल के रख लिए थे बहुत सारे कि ये ऐप, ये कुछ नहीं, ओनली वन थिंग वर्क्स, दूसरे रूम में फोन स्विच ऑफ करके रखने का, नथिंग एल्स वर्क्स. और अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो गए, टेक माई वर्ड्स, योर प्रोडक्टिविटी इज बाउंड टू इंक्रीज बाय मिनिमम 20%. और आपको एक छोटी चीज लगती होगी, बट देन दिस वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड दैट बहुत छोटी चीजें लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, इफ इट इज रिलेटेड टू योर रूटीन. अ स्मॉल चेंज कैन बी अ गेम चेंजर. मैं अब इतना बोला ही, मैंने तो, एक स्टूडेंट था, ही स्कोर्ड सीपीटी में 150. सो 150 इज वेरी गुड स्कोर. 150, वो टफ अटेम्प्ट में उसने 150 लाया था. तो मेरे को पता अच्छा बच्चा ये इंटर में भी अच्छा करेगा. और यार ये सीपीटी में तो झूलता नहीं था, तो बहुत ही झूलता रहता आजकल क्लास में. तो मैंने एक दो बार पूछा, नहीं नहीं सर सब ठीक, मतलब मेरे तो दिमाग में है कि कुछ तो गड़बड़ है. फिर मैंने एक दो बार पूछा, फिर झापा, ये क्या टाइम पास है, तू ऐसा तो नहीं था. फिर उसने नहीं बोला तो उसके दोस्त ने बोला, सर इनकी जो प्रिय फ्रेंड है, इनकी जो प्रिय फ्रेंड है, ये बोले नेपाल गई है मेडिकल की तैयारी करने के लिए, शी इज, बोले इंडिया में एडमिशन नहीं मिली वहां पर, और दिन भर बोले क्लासेस में बहुत बिजी रहते, तो ये भी बिजी रहता है, इनको बात करने का समय नहीं रहता, तो बोले ये रात को बात करते हैं, एंड दे स्पेंड बोले 1 to 2 hours इजीली. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट एबल टू फोकस ऑन हिज क्लासेस. वो जो 1-2 घंटे थे उसको इतने भारी पड़े, ही डिडंट क्लियर इंटर. राइट नाउ ही इज नॉट अ चार्ट अकाउंटेंट, अ ब्राइट गाय, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट, जिसने 150 लाए सीपीटी में. एंड मुझे पता था कि ये बहुत अच्छा करेगा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इंटर में फोड़ के निकालेगा, लेकिन नहीं हुआ. बिकॉज ऑफ वन, ही डिडंट रियलाइज हाउ इट इज इंपैक्टिंग हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस. एनीथिंग विच अफेक्ट्स योर रूटीन इज डेंजरस. वन ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन इज फाइन, तो यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि आई डोंट नो कौन कहां पे कौन सी चीज है, बट देन दैट स्मॉल थिंग कैन बी डेडली डेंजरस फॉर योर करियर्स. ओके, नाउ कम बैक. फाइनली हम एंटिटी को समझते, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. जानकारी लेने के बाद आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क. आइडेंटिफाई करना मतलब कहां गलती हो सकती है, असेस करना मतलब कैसी गलती हो सकती है, बड़ी या छोटी, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, या फिर असर्शन लेवल. अब ध्यान दीजिए, सेकंड फेज खत्म होता है. सेकंड फेज खत्म होता है, हमारी रिस्क निकलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल. अब सुनिए,
बाकायदा ऑडिट में हम लोग जाते तो एक पेज पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क लगती है, असेसमेंट होता है 10 में से कितना, 10 में से 4 रिस्क है, 5 रिस्क है, 6 रिस्क है, या फिर कुछ लोग हाई मीडियम लो में, और उसके हिसाब से टीम को इमीडिएटली एडजस्ट करते हैं। उसको बोलते हैं ओवरऑल रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? ओवरऑल रिस्पॉन्स। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है तो हमको ओवरऑल टीम को क्या करना पड़ता है? स्ट्रांग करना पड़ता है। वी हैव टू मेक ओवरऑल टीम स्ट्रांग। इमीडिएटली टीम को एडजस्ट करते हैं। और मैं आपको बताया मैंने, ऑडिट इज लाइक बीइंग शर्लॉक होम्स, लाइक बीइंग डिटेक्टिव। आपको बहुत डायनामिक रहना पड़ता है, समय समय पे कदम कदम पे डायनामिक्स बदलेंगे, आपको इमीडिएटली स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। नहीं नहीं, टीम को बढ़ा, टीम को बढ़ा, टीम में ज्यादा मैनेजर्स ला, ज्यादा सुपरविजन होगा, अपनी स्ट्रैटेजी हम बदल रहे हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्स देना पड़ता है। नाउ लिसन, अगर असर्शन लेवल रिस्क है, अगर क्या है? असर्शन लेवल रिस्क, वी गो फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। वी गो फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। नाम से समझ में आता है कि हमारी पहली सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी खत्म हुई रिस्क जानने की। हमारी पहली सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी खत्म हुई रिस्क जानने की, और अब हम लोगों ने आगे रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है तो कौन सा रिस्पॉन्स है? कौन सा रिस्पॉन्स है? ओवरऑल रिस्पॉन्स है। असर्शन लेवल रिस्क है तो कौन सा है? बोला फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ना लिसन, इसमें हम और शातिर, इतनी शातिर प्लानिंग करके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया है। असर्शन का कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है, एग्जैक्टली निकाल कहां पे गड़बड़ है और वही जाके चेकिंग कर, इतना ज्यादा आपकी ऑडिट को स्पेसिफिक बनाता है, इतना समय बचाएगा, दैट इज इमेंस। जबरदस्त आपका समय बचता है। आपने टेस्ट सीरीज दी और किसी ने बहुत प्यारा एनालिसिस करके आपको बता दिया कि तेरा ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक में ये प्रॉब्लम है, आप कितने प्यारे तरीके से आपके वीकनेस पे काम कर सकते हो, एंड यू कैन डू मच बेटर। पता चला जो टॉपिक मेरे को आता है बार बार लगातार उसकी प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहा हूं, टाइम वेस्ट। और जो नहीं आता उसको तो देख नहीं रहा हूं। नाउ दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ओवरऑल ऑडिट को डेवलप करते हुए। उन्हें असर्शंस का देखो, आई जस्ट वांट यू टू रियलाइज कैसे रिस्क पे ज्यादा मेहनत करो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आप आपके पढ़ाई में भी इस पे लगा सकते हो। जहां पे दिक्कत ज्यादा है उसकी मेहनत ज्यादा करो, और स्पेसिफिक पता लगाओ असर्शन लेवल पे, स्पेसिफिक वहां प्रॉब्लम है वहां मेहनत। अब आगे देखो, ये लोग अब सिक्सर मार रहे हैं। अपन अपने एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। डेटर में 200 करोड़ की रिस्क है। कितनी? 200 करोड़। नाउ हाउ इंटेलिजेंट दीज गाइज आर। मैनेजमेंट को बुलाते, सीएफओ साहब आपके कंपनी में डेटर कौन संभालता? उसको भेजो ना, उसको भेजो, उसको भेजो, बिठाओ। देखो, यह आपकी कंपनी है, इसको चलाना आपकी जिम्मेदारी है। डेटर में किसी प्रकार की गलती ना हो, यह जिम्मेदारी भी आपकी है। गलतियों को प्रिवेंट करना, होने से रोकना, होने के बाद डिटेक्ट करके करेक्ट करना, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। यस नो? तो बोले आप मुझे बताओ कि आपने आपके कंपनी में क्या स्टेप्स, क्या प्रोसीजर्स, क्या सिस्टम डेवलप किए हैं ताकि डेटर में गलती ना हो। बोले बता दो ना। अरे गरे नत्थू गरे को माल नहीं बेचते। कोई बंदा बोलता क्रेडिट पे माल चाहिए तो उससे 15 पेज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मंगवाते, पूरा बैलेंस शीट पिनल के साथ। अच्छा, फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बेचते, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसकी क्रेडिट रेटिंग करती है। अच्छा, फिर क्रेडिट रेटिंग करने के बाद में सीएफओ तय करता है कि उसकी उधारी की लिमिट क्या होनी चाहिए, क्रेडिट लिमिट। अच्छा, क्रेडिट लिमिट सेट होती है, ओके डन। फिर आईटी डिपार्टमेंट को मेल जाता है, बैकएंड पे लिमिट पंच होती है, और बंदे का बैलेंस कभी भी ये लिमिट के ऊपर जा नहीं सकता, सॉफ्टवेयर एरर देता है। तूफान, क्या सोच है तुम्हारी, क्या स्टेप्स है तुम्हारे, क्या प्रोसीजर है, बहुत ही बढ़िया। इतना सोच समझ के लिमिट सेट करते तुम लोग, और सॉफ्टवेयर कभी बैलेंस को बाहर बढ़ने नहीं देता है, एरर देता है। जैसे ही बोले अगर 10 लाख की लिमिट है, 8 लाख का बैलेंस है, 3 लाख का बिल नहीं मार सकते, 3 लाख का सेल नहीं कर सकते क्योंकि 10 लाख के ऊपर नहीं जा सकते। अरे दिल खुश कर दिया यार तुमने तो। और बता, हर हफ्ते उसको रिमाइंडर जाता है पैसे देना है। अगर ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिले, विद इन अ वीक मीटिंग होती है, विद इन अ वीक मीटिंग होती है। हमारे पास उनकी बैंक गारंटीज पड़ी होती है। क्या बात कर रहा है, बैंक गारंटीज है, कहीं कहीं पे सिक्योरिटी है। एक हफ्ता मीटिंग के बाद अगर पॉजिटिव चीजें नहीं मिले तो बैंक गारंटी से पैसे रिकवर करते हैं, सिक्योरिटी को बेचना शुरू करते हैं। जबरदस्त।
बोले इतने स्ट्रांग तेरे स्टेप्स है, प्रोसीजर सिस्टम है, दिल खुश हो गया। चल अब तूने मेरे से बोला ना, मेरे को देखना है, कुछ कस्टमर के फॉर्म दिखा, उसकी क्रेडिट रेटिंग दिखा, सीएफओ का मेल दिखा, मेरे को सिस्टम पे बिठा, मैं एंट्री पास करके देखूंगा। बैलेंस क्रॉस होना नहीं चाहिए। तूने क्या बोला, तुम लोग मीटिंग करते हैं, बता कितनी मीटिंग्स हुई, बता कितनी बैंक गारंटी से पैसा निकाला तूने, बता कितनी चीजों को तूने बेचा। अरे भाई सब दिख रहा है, मजा आ गया, जबरदस्त। तेरा काम करने का तरीका देख के मैं दिल खुश हो गया भाई। पहले मैं सोच रहा था 500 करोड़ में से कम 300 करोड़ के डेटर चेक करूंगा, लेकिन इतना खुश हूं मैं देख करके, मेरे को लगता है तेरे डेटर इतने सेफ है, 300 करोड़ नहीं, अब 100 करोड़, 1/3 कर लूंगा अपनी चेकिंग। हम लोग पहले जाके जिस असर्शन में प्रॉब्लम है उसके सिस्टम को टेस्ट करते, उसको बोलते टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इससे पहले कि मैं चेकिंग करूं, तू बता कि तेरा क्या सिस्टम है, तेरा क्या तरीका है चीजों को प्रोटेक्ट करने का। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में वहां पे देखो, आपको दिख रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तू बता कि तेरा क्या सिस्टम है असर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउ यू प्रोटेक्ट वैल्यूएशन, हाउ यू प्रोटेक्ट वैल्यूएशन, उसको टेस्ट करूंगा। भाई साहब मजा आ गया। अरे भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल की मदद से कभी कभी चेकिंग 1/3 हो जाती है, कभी 1/4 हो जाती है, कभी 1/10 हो जाती है। मजा आ गया, बोले दिल खुश हो गया, जोरदार एकदम। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज गोइंग टू टेल अस कहां पे मेहनत कम करनी है, कहां पे मेहनत कम करनी है, कहां पे मेहनत ज्यादा करनी है। लेकिन मुझे बताओ, ऑडिट का अल्टीमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट का अल्टीमेट ओपिनियन सिस्टम पे ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? नहीं, सिस्टम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम पे तो कौन ओपिनियन देगा? इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल ऑडिट कैसे करना। हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल ऑडिट कैसे करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। अरे अरे किसका ऑडिट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करना, हम तो वो पढ़ रहे हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अ इंटरमीडिएरी स्टेप, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अ इंटरमीडिएरी स्टेप। ये बीच में की स्टेप है, ये सिर्फ हमको गाइड करती है कहां पे मेहनत कम और कहां पे मेहनत ज्यादा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद आती है द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सब्सटैंशिएट करना, मतलब कंफर्म करना। सब्सटैंशिएट करना मतलब कंफर्म करना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अरे क्या बोला मैंने? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सिस्टम चेक करने के बाद में जब मैं ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर चेक करता हूं, उसके असर्शन जब मैं चेक करता हूं, उसको बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अरे क्या बोलते भाई? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। डेटा चेक करने निकलूंगा मैं, अब मैं बोला मैं 100 करोड़ के डेटा चेक करूंगा, कैसे? डेटा सिलेक्ट कर 100 करोड़, हां बैलेंस लेजर से मैच होना चाहिए, हो रहा है, टिक, बहुत बढ़िया। अभी अपन कौन से महीने में बोले? अभी अपन बोले जून के महीने में। साल कब एंड हुआ? साल कब एंड हुआ? 31 मार्च। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इमीडिएटली बन जाते क्या? अलग अलग कंपनी के अलग अलग टाइम पे बनते हैं, बहुत सारे कंपनी के बनते रहते हैं, 3 4 5 में लग जाते हैं। अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, बोले 31 मार्च का डेटर ना, 31 मार्च का डेटर है। अगर डेटर असली है तो 3 महीने में पैसे आ गए होंगे। सब्सिक्वेंट रिकवरी चेक कर कि बाद में के महीनों में क्या हुआ। अरे 100 करोड़ के जो डेटर सिलेक्ट किए थे ना, 95 करोड़ के पैसे आ चुके, 95 करोड़ के पैसे आ चुके। इट प्रूव्स, ये प्रूव करता है कि डेटर का बैलेंस सही है। 5 करोड़ जो पेंडिंग है ना, बोले वो डिस्प्यूट पता चला, ये कोर्ट केस के डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डन। देख 100 करोड़ का लेजर बैलेंस मैच होता है, क्या मैच होता है? क्या लेजर बैलेंस हो रहा है। देख सब्सिक्वेंट रिकवरी क्या है। एक काम कर, ये डेटर को बोल कि हमको लेटर हेड पे लिख कर देंगे, हां कंपनी का इतना बैलेंस आउटस्टैंडिंग था एज ऑन 31 मार्च, इतना बैलेंस आउटस्टैंडिंग था एज ऑन 31 मार्च। उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। थर्ड पार्टी को बोल, लिख कर देगा ऐसा है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। दिल खुश हो गया, अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि डेटर सही है, डेटर सही है। सुनो वापस, ध्यान दो। रिस्क को 2 लेवल पे बांटा, कौन से?
सब जवाब देंगे कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क था तो हमने क्या किया? ओवरऑल रिस्पॉन्स, टीम को स्ट्रांग बनाया। असर्शन लेवल रिस्क था, क्या किया? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। शातिर हम लोग उसमें पहले क्या चेक करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तेरा सिस्टम क्या है बता, वो चेक करना है। उससे हमको समझा आगे मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेट चीजों को, ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर के असर्शंस को चेक करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अरे क्या बोलते हैं उसको? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। उसमें भी दो तरीके हैं। कोई नहीं, जिंदा रहेंगे सब लोग, कर दूंगा शुरू। तो सब्सटैंशिएट करने के भी दो तरीके। पहला, एयर कंडीशन चेंबर में बैठो, इस साल के डेटा को पिछले साल से कंपेयर करो, कुछ अजीबोगरीब तो नहीं है। ओपनिंग बजट से कंपेयर करो, ये तुमने तो बोला था इतना एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसमें तो गड़बड़ नहीं है। एक काम करो, ऐसी और एक कंपनी है मार्केट में, इसकी ग्रॉस प्रॉफिट उसकी ग्रॉस प्रॉफिट मैच होता क्या? इंडस्ट्री में मैच करो। मैच हो गया तो मन में संतुष्ट हम लोग, सब सही लग रहा है। इसको बोलते एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के आराम से डेटा खेलो। अपने कंपनी के डेटा को पिछले साल से कंपेयर करो, बजट से कंपेयर करो, दूसरों से कंपेयर करो। अरे मैं तो बोलता हूं रेशो बनाकर कंपेयर करो। करंट ईयर डेटर टर्नओवर रेशो विथ प्रीवियस ईयर डेटर टर्नओवर रेशो। जीपी रेशियो को कंपेयर करो दूसरों से, देखो मैच हो रहा है क्या। जैसे ही मैच होता है ना, हाँ सब सही लग रहा है, एक मन में विश्वास होता है कि ठीक लग रही है चीजें। उसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। अरे क्या बोलते साहब? एनालिटिकल प्रोसीजर। लेकिन इतना एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के ऑडिट नहीं करने का है, त्वचा की इतनी चिंता नहीं करने का। मैदान में निकलो, लोगों से बातचीत करो, क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, डॉक्यूमेंट देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन करो, बाहर से लेटर मंगवाओ। उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। सब्सटैंशिएट करने के दो तरीके हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और आगे क्या है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। उसमें भी सब कुछ थोड़ी चेक करना है। सी दीज गाइज हैव डेवलप ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स ओवर द इयर्स। 150-200 साल की रिसर्च है ये, और ये लोग इस पे पहुंचे कि इस तरीके से तुम काम करोगे तो बहुत कम समय में ज्यादा गलतियां पकड़ पाओगे। दे हैव कोडिफाइड इट ओवर पीरियड ऑफ। यही तो एजुकेशन है। लोगों ने जो 150 साल में कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया, टेस्ट किया, परखा, तुम्हारे अंदर फीड किया जा रहा है 2 महीने में। इन 2 months दिस व्हाट इज एजुकेशन इज। इन्होंने बहुत रिसर्च करके ये सब तरीकों को डेवलप किया है। वो भी बोले सब चेक नहीं करना, और शातिर अक्कड़ बक्कड़ करेंगे, बोले सैंपलिंग सब चेक नहीं करना, बोले हर चीज चेक नहीं करना, विल गो फॉर सैंपलिंग। सैंपलिंग करेंगे, कुछ चीजों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का भी तरीका है। इनकम एक्सपेंस को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं। इनवॉइस से मैच हुआ क्या? अमाउंट मैच हुआ? हाँ। परचेस और जीआरएन से क्वांटिटी मैच हुई क्या? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक करते हैं। बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को लेकर देखते, किससे चेक करते? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को ही वाउचर बोलते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं उसको? वाउचर। जब ट्रांजैक्शन को ठीक है हम लोग चेक करते सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, किसे? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, उसी को बोलते हैं वाउचिंग। वाउच करना मतलब ट्रांजैक्शन को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक करना। ए रेट मैच हुआ क्या? क्वांटिटी मैच हुई क्या? टैक्स मैच हुआ क्या? प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मैच हुआ क्या? वाउचिंग बोलते। क्या बोलते साहब? वाउचिंग। एसेट्स लायबिलिटी को जो चेक करते हैं उसको टेक्निकली बुलाता है वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? वेरिफिकेशन। क्विकली मुझे बताएंगे पहला फेज कहां पे खत्म हुआ था? अरे पहला फेज कहां पे खत्म हुआ था? एंगेजमेंट लेटर। दूसरा प्लानिंग रिस्क असेसमेंट फेज कहां पे खत्म हुआ था? 2 तरह की रिस्क निकली थी, कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। भाई साहब तीसरी फेज शुरू हो गई, चेकिंग करने की, एग्जीक्यूशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है तो ओवरऑल, असर्शन लेवल रिस्क है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पहले तेरी सिस्टम चेक करेंगे, तू बता तू क्या करता है, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल।
फिर हम मेहनत करेंगे, जाकर चेक करेंगे चीजों को, उसको बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर। उसमें भी कंपेयर करते रहो चीजों को, वो क्या हुआ? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मैदान में उतर, डॉक्यूमेंट देख, लोगों से बात कर, फिजिकली देख, दैट इज टेस्ट ऑफ डिटेल। उसमें भी सब चेक नहीं करते, क्या करते हम लोग? सैंपलिंग। जब ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं उसको क्या हो गया? वाउचिंग। वाउचर से मैच करते, बराबर बराबर बराबर। एसेट लायबिलिटी को चेक करते, क्या होता? वेरिफिकेशन। साहब ये पूरी मेहनत करके हम सबूत इकट्ठा करते हैं हर चीज का। सबूत वो चीज है जो या तो चीजों को प्रूव करती है, ये तो चीजों को प्रूव करती है, फिर डिस्प्रूव करती है। सबूत के बेसिस पे हम चेक कर पाते हैं कि चीजें सही है कि अरे सही है कि गलत है। वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स, वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स। फाइलें बनती है, भरती है, हर आइटम की फाइलें बनती है, इनकम की फाइल, एक्सपेंस की फाइल, एसेट की फाइल, लाइबिलिटी की फाइल, सबूत इकट्ठा कर लेते हैं और इसके बेसिस पे हम कंक्लूजन बनाते हैं कि चीजें बराबर है कि नहीं है। धीरे धीरे पहुंच रहे हम लोग, प्रोसेस चल रहा है हमारा, इसमें और शातिर है। कमी नहीं है इंटेलिजेंस की। हम बोलते हैं हम दूसरों की मदद लो, दूसरों की मदद लो। देखो जैसे पढ़ाई में भी, क्लास में हम पढ़ते हैं और घर जाके, अरे घर जाके सेल्फ स्टडी। अब अगर प्रोफेसर के नोट्स, चार्ट्स, वार्ट, तरीके, टेक्निक सब बढ़िया लगे तो घर जाके पढ़ाई कम है, नहीं तो फिर ज्यादा है। सीए तो बनना ही है, बराबर, चीजें तो करनी है। यहां पर भी वैसे ही है, इधर सब जम गया तो फिर बाद में मेहनत कम, इधर नहीं जमा तो फिर मेहनत ज्यादा। करेक्ट, सेम सीक्वेंस। अब यहां पर भी ध्यान देंगे, सारे सबूत इकट्ठा किए हम लोगों ने सारे सबूत इकट्ठा करते हम लोग। फिर इसके बाद अरे टेम्परेचर दिखना बंद हो गया। हाँ दिखा, आवाज भी आई। बोले सर ये पहले शुरू था। नाउ ध्यान देंगे, लिसन। सबूत इकट्ठा करते वक्त हम दूसरों की मदद लेते, ध्यान दीजिए। वी ऑल्सो रिलाई ऑन वर्क डन बाय अदर्स। अरे वो ब्रांच का ऑडिट एक बंदे ने लिया है, मैं थोड़ी जाके फिर से ब्रांच चेक करूंगा, उसकी रिपोर्ट दे दे। हम ब्रांच ऑडिटर्स की मदद लेते, देखेंगे हम लोग। अरे दूर दराज का एरिया यार, कोलकाता मैं कैसे जाऊंगा, मैं महाराष्ट्र में बैठा हुआ हूं। ओ कोलकाता की ब्रांच कोलकाता के फर्म से करवा लो, उनकी रिपोर्ट मेरे को दे दो। ऑडिट करते वक्त दूसरों की मदद लेते, अरे भेज रहे वो अनादर ऑडिटर की रिपोर्ट भेज दे, बहुत बढ़िया, मन शांत, ठीक है, उसमें लिखा है सब बराबर है, उसकी मदद लेते। हम इंटरनल ऑडिटर की मदद लेते हैं, किसकी मदद लेते हैं? इंटरनल ऑडिटर। अरे वो इंटरनल ऑडिटर, उसने सिस्टम को टेस्ट किया है, उसकी रिपोर्ट ही पढ़ लेता हूं ना। इट इज अ बिग सोर्स ऑफ एविडेंस, कि सिस्टम बराबर काम कर रहे कि नहीं कर रहे। बोल उसकी रिपोर्ट भेजने को। अरे एक्सपर्ट भाई साहब, ऐसे ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री का ऑडिट करने का मौका मिलता है। जैसे ज्वेलरी है, छोकरों को क्या समझता, गोल्ड की प्योरिटी के बारे में क्या समझता, कन्याओं को समझता हूं। और फिर आपको बोला डायमंड वैल्यूएशन, अरे वो डायमंड कितना क्लीन है, क्लियर है, उसमें कौन सा टिंच है, कितने कैरेट का है, अपने कुछ समझता क्या भाई? जैसे एक बार कहीं बाहर घूमने गए तो वहां पे ब्लैक कलर के डायमंड्स थे, तो मेरे को क्या लगा ब्लैक डायमंड थोड़े से चीपर साइड में रहते हैं, तो मैं खुद होके गया मैडम के, अरे वो अच्छे लग रहे डायमंड। तो हाँ देखो देखो, कुछ अच्छा लगे तो ले भी लेने। पक्का? हाँ अरे मैं बोल रहा हूँ अपन ने। बोले भाई ये तो रेयर होते, बोले इसकी कीमत तो नॉर्मल से 5 गुना है। गई बहस पानी में। अरे ये क्या टाइम पास है। तब मेरे को समझा अपने को बहुत कुछ नहीं समझता। तो ऐसे टाइम पे जेमोलॉजिस्ट चाहिए हमको, जो हमको बताए भाई सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा है। वी नीड एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट की भी रिपोर्ट हम लोग यूज करते, खुद मेहनत करते, दूसरों ने मेहनत करके रखी है तो उसको भी लेते। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझनी चाहिए, छोटी छोटी बातें पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। अब आपका कोई दोस्त है, उसने क्वेश्चन बैंक से एक चैप्टर कर लिया है, डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क कर लिया है, आपके पास टाइम कम है,
ले लेना उससे, कौन से सिंपल है कौन से डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट पे ज्यादा मेहनत कर ले, तेरे पास टाइम नहीं होगा तो डन, यू सेव लॉट ऑफ टाइम। सपोज आपका ग्रुप 1 हो गया, अभी कोई सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस बाकी है, आप 5 दोस्त हो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है आपकी, सपोज एग्जांपल के तौर पे 500 पेज की, 100 पेज बांट डालो, सब लोग 100 पेज बांट डालो, और तेरे हिसाब से इजी डिफिकल्ट कौन से तू उसको कर ले, कहां पे कौन से ट्रिकी है, कुछ अजीबो गरीब है, विश्वास होना एक में के ऊपर, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन खटाकर निकल जाएंगे, वही डिस्कस कर डालते अपन। अरे दूसरे ने मेहनत की है तो उसको यूज करो ना, उसमें दैट इज इंटेलिजेंस, उधर दिमाग नहीं लगाना, आत्मनिर्भर। ओ भाई किधर भी कुछ भी नहीं लगाने का, अरे किसी ने मेहनत की तो उसको यूज करो। अगेन अ वेरी गुड मैसेज बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यूज दैट एविडेंस। सारे भरपूर एविडेंस ले लेते हैं, सब रेडी, अभी सारे फाइलें रेडी है, सारे कंक्लूजन रेडी है, आखिरी सबूत लेते हैं, आखिरी सबूत मैनेजमेंट को बोलते हैं। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें एस्टीमेट्स के ऊपर है, किसके ऊपर है, एस्टीमेट्स, यूजफुल लाइफ एस्टीमेट, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन एस्टीमेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एस्टीमेट्स। अरे बहुत सारी बातें तो एस्टीमेट्स और बहुत सारी तो ओरल एक्सप्लेनेशन है। वो ये इन्वेस्टमेंट हमने लॉन्ग टर्म ट्रीट किया, वो इन्वेस्टमेंट हमने शॉर्ट टर्म ट्रीट किया, वो ऐसा था वैसा था, ये था वो था। अरे भाई साहब बहुत सारी बातें तो एस्टीमेट्स के ऊपर है, अजम्पशंस के ऊपर है, और बहुत सारी तो ओरल है। मैं ये नहीं बोल रहा तुम झूठे हो, मैंने सबूत इकट्ठा किए, लेकिन बहुत सारी बातें तो हवा में है। ओ भाई एक काम कर, लेटर हेड पे लिख कर देते रहे, ये सारी बड़ी बड़ी बातें, ये सारे बड़े बड़े एस्टीमेट्स, अजम्पशन, ये सब कुछ तूने बनाए, तेरी जिम्मेदारी है, और अच्छे से बनाए, सब सही है, लिख कर दे भाई। कल कुछ गलत हो गया, कल कुछ गलत हो गया, सीबीआई वाला है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसने बनाया, ये सब किसने बनाया, मैनेजमेंट। अगर इसमें गलती है तो पहले जेल कौन जाएगा, मैनेजमेंट। उनको तुमने पीट डाला, तुम्हारा मन भर गया, फिर आना हमारे पास, हम बताएंगे हम क्यों गलत नहीं है, लेकिन पहले धुलाई किसकी करो, मैनेजमेंट। आखिरी में उनके लेटर हेड पे सारी क्रिटिकल बातें, सारी इंपॉर्टेंट बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिख कर लेते, सीएफओ के सिग्नेचर के साथ, अपने लिए अपना ये सुरक्षा कवच है। कल जाके कुछ भी गड़बड़ाई तो सीबीआई वाले, कोर्ट वाले, ईडी वाले, आजकल ईडी बहुत चल रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले, अपना सुरक्षा कवच है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। पहले इनकी धुलाई, मन भरा फिर मेरे पास आ। ये आखिरी सबूत लेने के बाद, सबूत और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर हम बैठते हैं, हमको गलतियां मिलती है, क्या मिलती है, गलतियां, उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। ओ भाई आसान है, क्या बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट। सारी गलतियां मिलती है, मैनेजमेंट को बोलते हैं रेक्टिफाई कर, क्या बोलते हैं, रेक्टिफाई कर। रेक्टिफाई किया तो ठीक, फाइनली फिर हम लोग, ये एग्जीक्यूशन फेज खत्म हुआ, अगले फेज पे आते, रिपोर्टिंग फेज। कौन सा फेज, रिपोर्टिंग फेज। ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाते, फाइनल ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसेमंद है कि नहीं है। साइन नहीं मारते, सिर्फ क्या बनाते, ड्राफ्ट रिपोर्ट। लाइफ में खुद की गलती खुद को समझती तो आदमी गलती करता ही नहीं। हमको चाहिए कोई जो हमको बताए हम कहां गलत जा रहे हैं। इसलिए अगर कोई तुमको कुछ बोलता है और वो बात आप तुमको चुभती है, यू आर ब्लेस्ड। खुद की गलती खुद को नहीं समझती, अगर गलती समझती तो कोई गलती, अरे गलती करता ही नहीं। इसीलिए स्टैंडर्ड्स में लिखा है एक नॉन टीम मेंबर को बुलाने का और अपना काम चेक करवाने का, अपना काम चेक करवाने का कि कोई कुछ गलती तो नहीं है। उसको बोलते EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एंगेजमेंट मतलब असाइनमेंट। अच्छे क्वालिटी का ऑडिट हुआ है ना, ये चेक करने के लिए तू आ। अच्छे क्वालिटी का ऑडिट हुआ है, सोच समझ के केयरफुल ऑडिट हुआ है, प्यारे सबूत है, प्यारा ओपिनियन है, ये चेक करने के लिए तू आ और देख सब बराबर है ना। वो बोलता है सब बराबर है। लिस्टेड कंपनीज में मैंडेटरी होता है। फाइनली रिपोर्ट साइन की, ऑडिट खत्म हुआ। फाइनली रिपोर्ट इज साइन, ऑडिट खत्म, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। लोग तुम्हारे पास 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आएंगे, बता तूने ऑडिट कैसे किया था, तू निग्लिजेंट तो नहीं था। आज भी पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में कहीं पर भी फ्रॉड मिलता है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी मिलती है, पहला सवाल लोग पूछते हैं ऑडिटर सोया था क्या, ऑडिटर क्या कर रहा था। बार बार उसको हर अथॉरिटी के सामने प्रूव करना पड़ता है कि मैंने ऑडिट बराबर किया था, अच्छे से किया था। कैसे प्रूव करेगा, हाउ विल यू प्रूव, अपनी फाइलें बताकर, अपनी फाइल्स बताकर प्रूव करेगा। उसको बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। काम खत्म होने के बाद में सजा के रखनी पड़ती है, सारी फाइलें जमा करके रखनी पड़ती है सिस्टमैटिकली। बोलते हो किसका सबूत चाहिए, सेल प्रूव करूंगा तेरे को, बोल किसका चाहिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, उसकी फाइलें मेरे पास, मैं सब प्रूव करूंगा तेरे को।
डॉक्यूमेंट्स को बनाकर रखना पड़ता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट होने के बाद में चीजों को संभाल के, सजा के, जचा के रखना पड़ता है। और पीरियोडिकली हर साल फर्म ने अपने कुछ असाइनमेंट को सिलेक्ट करके चेक करना चाहिए कि काम बराबर हो रहा है ना, सिस्टम में कोई बदलाव लाना है क्या। पता चला यार माइनिंग कंपनीज का ऑडिट बराबर नहीं चल रहा है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। एनबीएफसी कंपनीज होते उनका काम बराबर नहीं चल रहा, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। हर साल इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कहां पे चीजों को इंप्रूव करना है। बाप रे, फाइनली द कंप्लीट प्रोसेस हैज डन। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के हिसाब से इतने शातिर तरीके से, इतना केयरफुली आपने काम करना चाहिए ताकि कम मेहनत में आप बहुत सारी गलतियां पकड़ पाओ। फटाफट कौन सा प्रोसेस पढ़ा हमने? अरे जवाब दो, कौन सा प्रोसेस? कोर ऑडिट प्रोसेस। पहला फेज इनिशियल फेज, क्लाइंट ने क्या ऑफर किया? ऑडिट ऑफर किया। कहां खत्म हुआ फेज? एंगेजमेंट लेटर, डन। फिर क्या शुरू की? प्लानिंग। पहले क्या बनी? स्ट्रैटेजी। फिर क्या बना? प्लान। उसको क्या करेंगे? अपडेट। पहला काम करते प्लानिंग के बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जान समझते चीजों को, समझने के बाद क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। रिस्क निकली दो लेवल पे, कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। अगला स्टेप खत्म, प्लानिंग रिस्क असेसमेंट खत्म हुआ। फिर एग्जीक्यूशन। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है, टीम को कैसा करेंगे? स्ट्रांग। क्या करेंगे? ओवरऑल रिस्पॉन्स। असर्शन में दिक्कत है तो क्या परफॉर्म करेंगे? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, उसमें पहले क्या लगाएंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल समझेंगे आगे, मेहनत कम की ज्यादा, लेकिन एक्चुअल फाइनेंशियल आइटम को चेक करना पड़ेगा। एक्चुअल फाइनेंशियल आइटम को चेक करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। उसमें भी दो है, पहला एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल। उसमें भी सारी नहीं, सैंपलिंग करते हैं। सारे सबूत इकट्ठा किए हमने खुद, क्या दूसरों की मदद लेते हम लोग? क्या दूसरों की मदद लेते हैं? क्या उन्होंने अगर काम करके रखा है उसको यूज करते हैं? यस, नो? यस, वी आर इंटेलिजेंट, वी डू दैट, यू विल यूज इट। सारे सबूत इकट्ठा हो गया, आखिरी सबूत मैनेजमेंट को बोलते लिख कर दे सब कुछ। क्या बोलते? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सब लिख कर दे। सारे सबूत लेने के बाद देखते कितनी गलतियां, उनको बोलते रेक्टिफाई मारो। मारा तो ठीक, रिपोर्ट में डाल देंगे, नहीं तो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाते, साइन नहीं मारते। नॉन टीम मेंबर को बुलाते, तू देख एक बार सब बराबर है ना, एंगेजमेंट की क्वालिटी बराबर है, देख ले। अल्टीमेटली साइन मारते, रिपोर्टिंग फेज खत्म। उसके बाद में भी क्या सजा के रखने हैं? डॉक्यूमेंट्स। और हर साल कुछ असाइनमेंट को इंस्पेक्ट करना है कि कहीं पे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं क्या। ठीक है, किसी के मन में सवाल है? पूछिए, कोई सवाल? देखो हम लोग, मैं सुनाता भी हूं कुछ, पहले क्लास में नहीं सुनाता। पहले क्लास में सुना तो मिस इंटरप्रिट हो सकता है। ठीक है, क्या सुनाते सर आप? जहर। हाँ, जहर। देखो अभी जब सुनोगे तब समझेंगे। तो देखो स्टैट्यूटरी वार्निंग रहती है, ये चीजें घर जाके ना सुने। घर वाले बोलेंगे बेटा बहुत होगी पढ़ाई, अब तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, सीए बाजू में रख, पहले खुद को बचा ले। हॉस्टल में जाके ना सुना है, हॉस्टल में जाके ना सुना है क्योंकि पिट सकते हो। पिट के आते बच्चे, मेरी क्या गलती है पहले ही बताया तेरे को। और सुनने के बाद ठीक है, एकेडमी के प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, खिड़कियों से दूर रहे, कूदने की कोशिश ना करे। मतलब सुनाई दो सर, देखो मैं सुना। और किसी ने सुना होगा तो पोपट नहीं करे। ठीक है, देखो प्रियंका चोपड़ा की शादी होती, निक जोन्स, बहुत बड़ी शादी हुई, धूमधाम से एकदम शादी होती। प्रियंका चोपड़ा अपने ससुराल जाती, सब क्या स्वागत करते हुए, ट्रेमेंडस वेलकम, बहुत ही बढ़िया। फिर सासू मां से मिलने आती, सासू मां एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्से में, बहुत ही गुस्से में, एक बात सीधे मुंह नहीं, सब आड़ी टेढ़ी बात है। एक आध बार तो प्रियंका चोपड़ा के पीछे मारने के लिए दौड़े। भाई साहब प्रियंका चोपड़ा इज गोइंग क्रेजी।
ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा अन्याय, सासू मां ऐसा क्यों कर रही है? ठीक, देखो देखो मैं बता रहा हूं, देखो ये सुनने के बाद में दिमाग पे फर्क पड़ सकता है। बाय द टाइम और क्लास एंड्स 2-3 तुम सुन लोगे ऐसे, ठीक है, एंड योर क्रिएटिविटी विल बूस्ट मल्टीपल टाइम्स। कमजोर दिल वाले नहीं सुनेंगे, ठीक है, खुद को समझ। अरे ऐसा होना ही था यार, होना ही था, नाराज मारपीट होनी ही थी, क्योंकि जब से जाती तब से बोलती निकम्मी 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 निकम्मी। अरे अरे रे रे, निक के साथ शादी होती, निकम्मी निकम्मी निकम्मी। अरे बाप रे, देखो, अरे इसलिए इसको जहर बोला था। अच्छा, ये जहर नहीं क्या बच्चों को, पहली बार बच्चे क्यों हंसते एक हाथ बार आजू बाजू वालों को देखकर, उनको समझता नहीं समझता नहीं, फिर थोड़ी देर बाद फिर हंसते जब उनको समझता अबे ये था, घर जाके और एक बार हंसते, अबे यार मेरे को समझा ही नहीं था बोले करेक्ट। और कुछ लोग को विश्वास ही नहीं होता, साला हंसू की रो, हंसू कैसे, इससे तो उसको नाम क्या दिया, जहर। अरे सिंपल लॉजिक है, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे खुद बोले सर तू पढ़ा वो ज्यादा बेटर है, लेकिन ऐसे अत्याचार मत कर बोले। अरे जरूरी है, इतनी लॉजिकल बातें होने के बाद जरूरी है ये इलॉजिकल। तुम परफ्यूम खरीदने गए जाओ, 2-3 परफ्यूम के बाद में वो तुमको बीच में क्या देगा, कॉफी बीन्स, बराबर, तब वापस आपका दिमाग जगह पे आता है। तो थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट हो गए, उसके बाद क्या लगता है, जहर। ठीक है, चलिए सर हो गया बोले आज का, सर हो गया बोले आज का, सुना ही नहीं मैंने आपकी बात ध्यान देंगे। सो गाइज वी आर थ्रू विद द बेस, हमारा बेस अब स्ट्रांग है। और आपको क्या लगता है कि स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग बनाने वाले हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया कि हवा में बनाया, बहुत सोच समझ। इनफैक्ट इफ यू रियली अंडरस्टैंड तो बहुत शातिर तरीके से इन्होंने स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग को बनाया हुआ है। ध्यान दीजिए, कम टू चैप्टर नंबर 3। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ 2 बातें पढ़ी, हमने चैप्टर नंबर 1 अभी नहीं, मतलब उसमें सिर्फ 2 बातें जो मुझे प्यार की लगी, बहुत इंपॉर्टेंट लगी, प्यारी लगी, सिर्फ ऑडिट और फिर कोर ऑडिट प्रोसेस। लेकिन जैसा मैंने बताया, किसी का भी अगर लेक्चर मिस हुआ है तो फर्स्ट एंड सेकंड, इनफैक्ट फर्स्ट लेक्चर में जब हम कोर ऑडिट प्रोसेस की शुरुआत करते हैं और सेकंड लेक्चर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चे पूछते हैं मेरे को, सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन का आंसर कभी ना आए तो क्या करना? लुक एट द क्वेश्चन, नहीं आ रहा मेरे को तो मैं क्या करूंगा? एकदम स्टैंडर्ड है, कोर ऑडिट प्रोसेस को इमेजिन कर, जो तेरे को ठीक लगे उसमें से छाप दे, यूनिवर्सल सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ तो लग जाएगा। अगर तूने 2 पेज लिखे तो 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। सही बता रहा हूं, रेलेवेंट लिखो 2 पेज, 1 मार्क मिल ही जाता है। लास्ट रिसोर्ट है वो, क्या बोला मैंने, लास्ट रिसोर्ट। और गाने वाने लिख के नहीं आना है, नहीं तो जितने मिलने थे ना उतने नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। फेंको तो भी टेक्निकल फेंको, थोड़ा सा ऐसा उसको लगे कि ऑडिट से रिलेटेड फेंक रहा है, कुछ ऑडिट के कॉन्सेप्ट फेंक फेंक के मार रहा है, उसको लगना चाहिए सर, तो 1 मार्क मिलेगा 100%, मैं गारंटी देता हूं। नहीं तो फिर पैसे वापस प्रोपोर्शनेटली ध्यान देंगे। लिसन नाउ, चैप्टर नंबर 3, उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, इनफैक्ट लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स, 7 से 8 स्टैंडर्ड्स है, उसको हम कवर करने वाले हैं, ध्यान देंगे। और आपको बताओ, ऑडिट में पहले मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग बनती है, बहुत ज्यादा टेक्निकल एक एक वर्ड को रटने मत जाओ। मैं आपको बताऊं कहां पे ध्यान देना है, कहां पे नहीं देना है। जैसे हमारे दिमाग में जो प्रोसेस फीड करने का मतलब था, मोटा मोटी किस तरीके से हम आगे बढ़ते पूरे प्रोसेस में पता होने के बाद अपने आप चीजें कनेक्ट होते जाएंगे। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको क्या लगता है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? व्हाई ऑडिट डॉक्यूमेंट्स आर सो इंपॉर्टेंट? टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आएंगे लोग, बार बार आएंगे, अथॉरिटीज वाले आएंगे, कोर्ट वाले आएंगे, सीबी सब लोग आएंगे, सीबीआई वाले, सबको बोलूंगा देख मैंने ऑडिट बराबर किया है। टू प्रोटेक्ट, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ध्यान देंगे, पहला आपको शॉर्ट नोट पूछेंगे, भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के में कुछ अनमोल वचन आप बताइए। देखिए,
अपने चार्ट्स बहुत ही प्यारे तरीके से डेवलप किए गए, डिजाइन किए गए। अब पहला आप लिखोगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये एक रिकॉर्ड होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें क्या बताया जाता है। नंबर 1 कॉमन सेंस, इतना सिंपल ये कॉमन सेंस है। उसमें बताया था क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की गई, कौन गया था ऑडिट करने, पहले उसने क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए, फिर उसने क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर किए। उसमें बताया जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डेफिनेशन। इट इज अ रिकॉर्ड, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया गया, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से क्या एविडेंस मिले, यस नो। अरे इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म की गई, उससे क्या मिले, ऑडिट एविडेंस क्या मिले, एविडेंस को एनालाइज करके हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया। ये 3 चीजें आपको देखने को मिलती है, क्या प्रोसेस परफॉर्म की, उससे हमको क्या सबूत मिले, सबूत की मदद से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये सही है कि नहीं है। क्या रोल है 230 और बाकी एसेस का। एसे 230 है, वो हमको ओवरऑल जिम्मेदारी बताता है। ऑडिटर की जिम्मेदारी है पूरे ऑडिट के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बताता है जो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसे में डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा है ऐसा नहीं है। बहुत सारे एसेज में लिखा है इसके बारे में। मतलब सर सुनो, हर ऐसे के आखिरी में लिखा होता है ये ऐसे फॉलो करने के बाद आप ये चीजें डॉक्यूमेंट कर लो। जैसे ऐसे 300 हम पढ़ेंगे प्लानिंग पे, किस पे है, प्लानिंग पे। ऐसे 300 के आखिरी में दिया है इन चीजों को अच्छे से फाइल में डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए, उसकी लिस्ट है। अच्छा ओके। फिर एक ऐसे है ऐसे 550, बाप रे कौन सा ऐसे 550, कभी आपने रिलेटेड पार्टी सुना है, यस नो। उसमें आखिरी में लिखा है रिलेटेड पार्टी से संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट तुमने मेंटेन करने चाहिए। अच्छा, ओवरऑल जिम्मेदारी कहां समझाइए, अरे ओवरऑल जिम्मेदारी कहां समझाइए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ओवरऑल जिम्मेदारी कहां समझाइए, ऐसे 230। और हर ऐसे में आखिरी में लिखा हुआ है कि हमने स्पेसिफिक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना चाहिए। अच्छा सर, मतलब 230 का भी अपना इंपॉर्टेंस है और बाकी एसेस भी स्पेसिफिक बातें बताते हैं। ठीक है, डन। या तो इसको ऑडिटर खुद बना सकता है, या तो इसको ऑडिटर खुद बना सकता है। हाँ बना सकता है ना। ए बेटा चल रिको बना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, मैच हो रहा है कि चेक कर ले। ऑडिटर ने बनाया, वो उसका क्या हो गया, ऑडिट। अरे क्या हो गया उसका, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ही कैन कॉपी वाउचर्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट सिस्टम। ए चल ये वाउचर का, ये सेल्स इनवॉइस का कॉपी दे, ये अग्रीमेंट का कॉपी दे। अच्छा ये एमओए खोल, इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है मेरे को। या तो उसका कॉपी कर सकता है, या तो उसका क्या ले सकता है, एब्स्ट्रैक्ट। अरे क्या ले सकता है, एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, या तो खुद बना लो या तो उनसे बनवा कर ले लो, उनकी से कॉपी कर लो, डन। इतना स्ट्रांग डॉक्यूमेंटेशन होता है ऑडिटर का, हर चीज के सबूत रहते हैं। लेकिन सभी क्लाइंट को मैं सूचित करना चाहता हूं ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाए, मेरे है, ऑडिट के लिए है। मैंने डॉक्यूमेंट मेंटेन कर लिए तो तुम तुम्हारा डॉक्यूमेंट मेंटेन खत्म कर दो और हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है। भले ही मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ली है, भले ही उसको सजा के रखा है, जचा के रखा है, लेकिन वो मेरे लिए है, लेकिन वो मेरे लिए है। तुमको तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बोले ठीक है, इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एंटिटीज रिकॉर्ड्स, इट्स नॉट सब्सटीट्यूट फॉर एंटिटीज रिकॉर्ड, सबको अपने अपने करने पड़ेंगे, डन। और उसके एग्जाम्पल दिए एक सीक्वेंस में, क्विकली ध्यान दें। आपको कभी शॉर्ट नोट आया किसके ऊपर, किसके ऊपर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पहले क्या समझेंगे, अरे बताओ पहले क्या समझेंगे, डेफिनेशन। सब जवाब दे, पहले क्या बताएंगे, डेफिनेशन। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, उससे क्या मिले, ऑडिट एविडेंस रिसीव्ड, उससे फिर क्या किया हमने, कंक्लूजन्स ड्रॉन। कौन से ऐसे रेलेवेंट है, बहुत सारे। ऐसे 230 में होता है ओवरऑल जिम्मेदारियां और चीजें, लेकिन हर ऐसे में क्या दिया है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन। या तो इसको खुद बना सकते हैं, या तो इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, किससे, अरे किससे, एंटिटी से। बोले डन। एग्जाम्पल सुनिए, बस ये आखिरी चीज है। ऑफ कोर्स सर, ये भी कोई पूछने वाली बात, ध्यान देंगे। देखो अगर आप मेरी टीचिंग को देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वे वी हैव ड्राफ्टेड थिंग्स।
मैंने ऑडिट की आपको कोई निमोनिक बनाकर नहीं दिया डेफिनेशन में, क्योंकि बहुत प्यारा एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस था। फ्लो, एक एक वर्ड पे हम इतना जोर डालते हैं कि अपने आप वो दिमाग में डेफिनेशन बैठ जाती है। कोर ऑडिट प्रोसेस, इतनी सारी बातें पढ़ी, उसमें टेक्निकल बातें भी है। हमने कोई निमोनिक बनाया? इट वॉज इन अ प्रैक्टिकल फ्लो। प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट कैसे होता है ये था। इतनी सारी टेक्निकल बातें थी, हमको कोई निमोनिक की जरूरत महसूस नहीं हुई, बिकॉज वी आर गोइंग इन अ प्रैक्टिकल लाइफ फ्लो। चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाती, हाँ भाई इसके बाद ये करना पड़े। लॉजिकल स्टेप्स थे। आपको हर चार्ट में आपको कोई ना कोई तरीका मिलेगा याद रखने का, और मैं आपको हाईलाइट करता रहूंगा कि देखो ऐसे याद रखना है। अगर आपने उसको कैच कर लिया तो आपके लिए याद रखना विल बी वेरी सिंपल, वेरी इजी। कह रहे तो खटाखट हो गया अपना, ठीक है। कल मैंने इतना टेलीग्राम के ऊपर ऑडियो डाला, जनता सुन के भी नहीं आई। कल मैंने आपको ग्रुप ज्वाइन करवाया था, हर रोज शाम को आपका वहां पे, ठीक है, ऑडियो रिवीजन आ जाएगा। एक गूगल शीट भी बनाई है, आप देखिए, ये आपका सीए इंटर ऑडिट लाइव क्लास डिस्कशन बाय रवि टावरी सर। अच्छा, देखिए वहां पे मैंने एक मैसेज पिन भी किया है। एक गूगल शीट बनी है आपके बैच की, आपके बैच का कोड है, हर बैच का मैं कोड देता हूं, ठीक है, BDNC। लेकिन ये मैंने कोड रखा है मेरे कंटेंट वाली टीम को। एडमिन से पूछोगे BDNC तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, उनसे बात नहीं करनी इस बारे में, ये अपने बीच में की बात है। वहां पे ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम चैनल जो हमारा मेन, उसकी लिंक, सॉफ्ट कॉपी चैप्टर 1 चैप्टर 3 की अवेलेबल है, उसकी लिंक। पहला लेक्चर था, उसमें बैकग्राउंड डिस्कस किया, डेफिनेशन डिस्कस की, कोर ऑडिट प्रोसेस का पहला फेज। CNO अभी लिखा नहीं है मैंने, आज से CNO लिखना शुरू करेंगे। उसका करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस MCQs कौन से है, उसका भी मैं यहां पे प्रेजेंटेशन दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस और MCQs के ऑलरेडी हमारे वीडियोस रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी इट इज रिकॉर्डेड। बहुत सारे मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी MCQ उठाएंगे, सब में कवरेज होना चाहिए। फिर उसका ऑडियो रिवीजन है, टेलीग्राम की लिंक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप लेक्चर 1 के रिवीजन पे आप पहुंच जाएंगे। ऐसे हर लेक्चर का ऑडियो रिवीजन वहां पे रहेगा, तो आपने उसका पूरा फायदा आपने उठाना चाहिए। नाउ लास्ट थिंग, एग्जाम्पल बाकी थे वो कोई, देखिए इसमें भी एक फ्लो है। इनिशियल स्टेजेस में कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं, देखो फ्लो क्या है। इनिशियल स्टेज में कौन से, ऑडिट करते वक्त कौन से बनते हैं, फिर जब हमको कुछ इश्यूज मिलते हैं तो क्या बनता है, और अदर्स। याद रखने के लिए ग्रुपिंग, आप पूरे नोट्स में कहीं पर भी आपको एक साथ 5 पॉइंट 10 पॉइंट नहीं मिलेंगे। ग्रुप करके रखो तो याद करना आसान होता है। अपन ने फेज भी जानबूझ के 5 फेज में बांटा, अगर एक साथ ही आपको पूरा बताता तो उसको याद रखना मुश्किल जाता। इनिशियल स्टेजेस में बनता है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम मतलब ये होता है ऑडिट प्लान। ये देसी भाषा है, कुछ एग्जांपल्स देसी है थोड़े से। इंस्टीट्यूट का मेजर कंटेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ देसी थ्योरी, मतलब अदर देन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इनिशियल स्टेज में क्या डॉक्यूमेंट बनेगा, ऑडिट प्रोग्राम। फिर जब ऑडिट करते हैं तो चेकलिस्ट को भरते हैं। ऑडिट प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ चेकलिस्ट्स। बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं, चेकलिस्ट को भरा जाता है, टीम मेंबर को देते हैं, देख ये चेकलिस्ट को भर, पहले देख डेटर का बैलेंस मैच हुआ क्या, हाँ हुआ। लेजर में बड़ी एंट्री कौन सी है, उसके डॉक्यूमेंट देख, किया। तो चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट भरना पड़ता है, बोले भर दी। फिर एनालिसिस करना पड़ता है, हम पढ़ कर है, चीजों कंपेयर कर, पिछले सालों से दूसरों से कंपेयर कर, उसी को हम बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बोले डन। फिर गलतियां निकलती है तो इशू मेमोरेंडा, मतलब गलतियों की लिस्ट, मैटर्स की लिस्ट, प्रॉब्लम्स की लिस्ट। किसके साथ डिस्कस करेंगे, क्लाइंट के साथ। अरे किसके साथ डिस्कस करेंगे, क्लाइंट के साथ। सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों की समरी बनती है सीनियर्स के लिए। अरे सीनियर आएंगे, पूछेंगे बड़े बड़े मुद्दे क्या थे, कल पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट मैटर में क्या आता है, उसकी क्या बनेगी, समरी। अरे उसकी क्या बनेगी, समरी। फिर आखिरी में करस्पॉन्डेंस, एक्सपर्ट लोगों से बात करते। करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर्स एक्सचेंज करना, ईमेल एक्सचेंज करना, सिग्निफिकेंट मैटर पे तुम्हारी क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई, करस्पॉन्डेंस। और आखिरी में बाहर वालों से लेते लेटर ऑफ कंफर्मेशंस। ये सब डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल है। क्विकली, इनिशियल स्टेज में प्रोग्राम, ऑडिट करना शुरू किया, क्या भरी, चेकलिस्ट, क्या बनाए, रेशियोज। प्रॉब्लम्स पता चले तो क्या क्या निकला, फिर इश्यू मेमोरेंडा।
बड़े मुद्दों क्या बनाई हमने? समरी। बाकी और अदर्स में चर्चा हुई किसके ऊपर? सिग्निफिकेंट मैटर पे। बाहर वाले लोगों से डॉक्यूमेंट मंगाते एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मैनेजमेंट को बोलते सारी इंपॉर्टेंट बातें लिख कर दो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब याद करना आसान है, ये याद करने के लिए आसान है, एग्जाम में भी आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ इट इज इजी। नहीं तो अगर मैं बोलता कि ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स को रटो, गई भैंस पानी में। रोज के रोज सिर्फ एक काम करना है, ऑडियो शुरू करना है और सामने नोट्स चाहिए। अगर आपने डेली ये किया, आप ऑडिट में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनकर चौके छक्के मारना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। वो ज्वाइन कर लीजिए और किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझसे आकर बात करिए।